बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत मैंने बताया हुआ था वंशानुक्रम के सिद्धांत। आज हमको सबसे पहले करना है बात वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करनी है तो हम पहला सिद्धांत की बात करेंगे। वंशानुक्रम का जो पहला वाला सिद्धांत उसकी चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम का पहला वाला सिद्धांत क्या है? वह कहता है बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। यह इसमें क्या होता है, इसमें क्या बात कही जा रही है, इसकी चर्चा करते हैं। ये जो बीज कोश है वह निरंतर जो है उसी रूप में जैसा होता है उसी रूप में वह आगे चलता जाता है, यानी वह कंटिन्यूटी जैसी होती है उसकी, वह वैसे ही वह आगे की जनरेशन में संरचना में वह चलते जाता है। तो इस थियरी को देने का काम, जो बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत जो है उसको देने का काम जो है विजमैन ने दिया हुआ है, इसलिए इसको बीज कोश के नाम से भी जाना जाता है। इसको देने का काम विजमैन ने दिया हुआ है। इसको देने का काम विजमैन ने दिया हुआ है। विजमैन का नाम है विजमैन। ये विजमैन ने जो है इसकी पूरी कहानी जो है, ये पूरा सिद्धांत जो है वो विजमैन ने दिया हुआ है। विजमैन नाम के एक जो है वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने आनुवंशिकता के रूप में अध्ययन किया, आनुवंशिकता के रूप में अध्ययन करके जो है विजमैन के बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। ये कहते हैं विजमैन के अनुसार, जो ये विजमैन है, ये विजमैन क्या कहते हैं कि इसमें जो है मानव शरीर दो प्रकार के कोषों से बनता है। ये विजमैन क्या कहते हैं कि मानव का जो शरीर है, मानव का शरीर जो है यह दो प्रकार के कोष से बनता है। दो प्रकार के कोष से बनता है। दो प्रकार के कोष कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं दैहिक कोष, एक को कहते हैं दैहिक कोष, और दूसरे को कहते हैं क्या? जर्म यानी उत्पादक कोष, जर्म सेल्स, उत्पादक कोष। एक को कहते हैं दैहिक कोष और दूसरे को कहते हैं उत्पादक कोष। जो दैहिक कोष है वो दैहिक कोष क्या करता है? दैहिक कोष का अंग्रेजी नाम है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स इसका नाम है, और जो ये है इसका नाम है जर्म सेल्स। इसका नाम है जर्म सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स ये दो अलग अलग सेल्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत में इसके जो प्रतिपादक हैं, ये जो प्रतिपादक है, ये प्रतिपादक क्या कहते हैं? प्रतिपादक इसके विजमैन ने जो अपना अध्ययन किया उस अध्ययन में कहते हैं कि मानव के शरीर में कुल दो प्रकार के कोष होते हैं, एक दैहिक कोष होता है और एक उत्पादक कोष होता है। जो दैहिक कोष होता है उसका कार्य क्या होता है? जो दैहिक कोष होता है उसका कार्य होता है कि शरीर की संरचना, दैहिक कोष का काम होता है शरीर की संरचना बनाना, यानी इसका काम है शरीर की संरचना बनाना। जो यह सोमैटिक सेल्स है इसका काम है शरीर की संरचना बनाना। वही जो उत्पादक कोष है उसका काम है, जैसे उत्पादक किसके नाम से जो परिचित हो रहा है, तो उत्पादक का नाम है क्या? जन्म देने का काम करना, जन्म देने का कार्य करना। इसका काम है शरीर की संरचना बनाना सोमैटिक सेल्स का, और जो जर्म सेल्स का नाम का काम है वो कहता है कि उसको जो है जन्म देने का कार्य करना है। अब जो उत्पादक सेल्स, उत्पादक जो कोष है, यानी ये उत्पादक कोष, इन उत्पादक कोषों का निर्माण जो है वह, जो ये उत्पादक कोष है यानी ये वाले कोष, ये वाला जो कोष है, इस वाले कोष का, जो इस वाले कोषों का निर्माण बीज कोष, जो ये वाले कोष है यानी जो जन्म देते हैं, जो जन्म देने वाले जो सेल्स हैं, जर्म सेल्स जो है, ये तो क्या करते हैं? ये तो शरीर को बनाते हैं, शरीर की पूरी संरचना बनाते हैं। जबकि ये जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स जो है किसी बच्चे का निर्माण करते हैं, यानी वो जन्म देने का काम करते हैं। उसमें से कुछ स्पर्म या फिर जो है वो अंडाणु ये बनने का काम करते हैं। तो ये जो है इसमें बीज कोष का निर्माण, ये जो है ये बनता कैसे है? तो बीज कोष के द्वारा बनता है। बीज कोष यानी जर्मोप्लाज्म, यह जर्मोप्लाज्म के जरिए बनता है। यानी ये जो जर्म सेल्स है वो जर्मोप्लाज्म के जरिए बनता है, जर्मोप्लाज्म के जरिए बनता है। अब यहाँ पे एक बार और क्लियर मैं कर देता हूं कि जो है यह बीज कोष क्या है? बीज कोष ने जो है उसको जो दिया, विजमैन ने जो इसका सिद्धांत दिया, वो कहते हैं मानव शरीर में जो है वो दो प्रकार के जो है कोष होते हैं। वो दो प्रकार के कोष, एक तो कहते हैं सोमैटिक सेल्स जो पूरे शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं, पूरी शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। वही जो दूसरा सेल्स है
वह जो सेल्स है वह सेल्स जन्म देने का काम करता है, यानी वह जो है वह अंडाणु शुक्राणु के रूप में जो है वह बनता है, वह जन्म उसके अंदर में जन्म देने की क्षमता होती है, जन्म देने की क्षमता होती है। तो यह वह बनते कैसे हैं, वह बनते हैं जर्मोप्लाज्म के जरिए। उसमें जो है वो बीजकोष जो उत्पादकों का सेल है वो उसका निर्माण जो है यह जर्मप्लाज्म के जरिए होता है, यानी उसमें क्या होते हैं, जर्मप्लाज्म होते हैं। अब ये जर्मप्लाज्म के जरिए ये जो जर्म सेल्स का निर्माण होता है, जर्म सेल्स का निर्माण होता है। अब इसी के जरिए जो है वह जो है वो निर्माण व्यक्ति का उत्पादक जो है होता है। अब बीजकोष जो है वह निरंतरता की प्रक्रिया का अनुसरण करता है, यानी वह जैसे जैसे उसके पूर्वज रहे हैं वैसे ही जो है वह चलता आता है। अब इसमें जो ये जर्मोप्लाज्म में जो जर्म सेल्स है वह क्या करता है, वह निरंतरता की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। निरंतरता की प्रक्रिया का मतलब क्या, जैसे हमारे दादाजी थे और जैसे हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों के पूर्वज थे, उसके बाद पूर्वज थे, उसके बाद पूर्वज थे, उसके बाद हमारे परदादाजी आए, फिर दादाजी आए, फिर पिताजी आए, फिर हम आए। तो ये जो है उसी अनुसार जो है वह चलते आता है, तो उसी को कहते हैं क्या, यह निरंतरता का अनुसरण करता है। तो ये जो जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स करते क्या है, जर्म सेल्स जो है यह निरंतरता का अनुसरण करते हैं, निरंतरता का अनुसरण करते हैं। जब निरंतरता का अनुसरण करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जैसे पुराने समय से आ रहा है वैसे ये भी चलता आ रहा है। यह बीजकोष हमें दादा दादी, नाना नानी तथा माता पिता से हस्तांतरित होते हैं और माता पिता में भी हस्तांतरित होते रहते हैं। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ को हम जो है और विस्तार में लेते हैं, यानी बीजकोष के बारे में समझ में आ गया आपको। बीजकोष के बारे में आपको समझ आ गया कि बीजकोष क्या है। बीजकोष जो है वह उसमें मानव शरीर के दो कोष होते हैं। दो कोष में एक दही कोष होता है और एक उत्पादक कोष होता है। तो अब उत्पादक कोष होता है जर्म सेल्स, वो जर्म सेल जो है वह उसको जर्मोप्लाज्म कहते हैं। यही जर्मोप्लाज्म जो है वह क्या है, यही जर्मोप्लाज्म जो है वो बीजकोष है। जो जर्मोप्लाज्म है यही बीजकोष है। तो बीजकोष के बारे में हमको चर्चा करनी है। ये जो जर्मोप्लाज्म है, ये जर्मोप्लाज्म है, इसी को कहते हैं क्या, बीजकोष। ये जर्मोप्लाज्म को बीजकोष कहते हैं। अब ये जर्मोप्लाज्म के बारे में चर्चा करनी है, यानी है क्या, ये है क्या, इसके बारे में मैंने बता दिया कि जो जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स इन्हीं के जरिए निकलते हैं। जर्म सेल्स जो है इन्हीं के जरिए निकलते हैं, यानी जो स्पर्म है, जो अंडाणु है, ये इन्हीं के जरिए निकलते हैं। तो निकलते हैं तो ये कैसे आते हैं, तो कैसे आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो, चलिए, यानी जर्म सेल्स के बारे में उठा के चलना है। बीजकोष यानी जर्म सेल्स के बारे में बात करनी है। तो जर्म सेल्स जो है वह निरंतरता के आधार पर निरंतरता को अनुसरण करते हैं। अभी जो जर्म सेल्स हैं, जर्मोप्लाज्म है, बीजकोष यानी जर्मोप्लाज्म, यहां पे लिख देते हैं जर्मोप्लाज्म। ये जो जर्मोप्लाज्म है, ये जर्मोप्लाज्म क्या करता है, यह निरंतरता का अनुसरण करता है। निरंतरता का अनुसरण करता मतलब क्या, कि यह लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह बदलते चला आता है, यानी इसको कहते हैं निरंतरता का जो है अनुसरण करना। निरंतरता का अनुसरण करना जो है, निरंतरता को अनुसरित करता है। अब निरंतरता का अनुसरण कैसे करता है, तो निरंतरता का अनुसरण करने का मतलब क्या है कि यह जो है यह आगे इसके दादा दादी जैसे थे, नाना नानी जैसे थे। दादा दादी, इसके दादा दादी, नाना नानी। दादा दादी का मतलब क्या कि बच्चे के पिता के पिता माता, बच्चे के पिता और माता पिता दादा दादी, और जो माँ है माँ के पिता और माँ की माता, तो ये नाना नानी। उनके ये जो है मैंने बताया था कि ये जो है एक्स के और ये वाई के, ये एक्स और ये एक्स वाई, ये जो है अब ये एक्स वाई जो है वह यहां से लेके आ रहे हैं दादा दादी को, और ये जो है एक्स जो है वह नाना नानी के यहां से लेके आ रहे हैं। अब इनके पूर्वज, ये इनके पूर्वज से चला आ रहा है और इनके पूर्वज से चला आ रहा है। इनके पूर्वज से क्या हो रहा है, उन्हीं को जो भी जम्स आ रहे हैं, यानी दादा दादी में जो जम्स थे, उनके ऊपर के जो जम्स थे, उन सभी के जम्स जो है यहाँ चले आ रहे हैं, और यहाँ के जम्स जो है वो चले आ रहे हैं माता के तहत। तो अब ये दोनों का जब मिलन होता है तो वहीं से जो है वह लगातार जो है यह इनमें गुण जो है, इनके यहाँ से गुण और यहाँ के गुण जो है वह जम्स के रूप में, यानी जर्मोप्लाज्म के रूप में, जम्स के रूप में जो है ये चले आते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, निरंतरता का सिद्धांत या निरंतरता का अनुसरण करना, यानी वह लगातार एक दूसरे में जो है वो बदलते रहते हैं। सही मायने में माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोषों के संरक्षक होते हैं, यानी जो है वह क्या है, वह माता पिता के पूर्वज, जो हमारे पास जो जम्स होता है, यानी यह जो जम्स है, यह जम्स किसका है, यह जम्स जो है हमारे पूर्वजों का है। ये पूर्वजों का है, पूर्वजों की धरोहर है। वो पूर्वजों की धरोहर जो है वो हमारे अंदर आ रहे हैं। तो
आ रहे हैं तो उन्हीं के आधार पर जो है बच्चे का निर्माण होता है। और वैसा ही होता है, जैसे गाय तो गाय का ही निर्माण होगा, और जो है भैंस तो भैंस का ही, और जो भी जानवर है उसका उसी तरह से होगा, या मनुष्य है तो मनुष्य में मनुष्य के जैसा ही वो वर्णन होगा। तो उसमें भी अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के, तो उनके जो 7 पीढ़ी से 8 पीढ़ी से जो पुराने समय से जो चला आ रहा है, वैसा ही जो है उनके अंदर में गुण, लक्षण और शरीर का हाव भाव सब कुछ जो है वह दिखता है। जो अपने बालकों को प्रदान करते हैं, यह जो है, यह जम्स जो है, यह जम्स माता पिता की जो जम्स है वो अपने बच्चों में आता है। यानी वह ट्रांसफर कहाँ होता है, दादा दादी से पिता में आया, पिता से जो है वो बच्चे में आया, तो यह उसके बच्चे में आया, और उसके बच्चे से उसके बच्चे में आया। तो यह जो है जम्स माता पिता अपने बच्चे में हस्तांतरित करते हैं। तो यानी माता पिता जो है अपने बच्चे में जम्स को हस्तांतरित करते हैं। और बिजमैन के अनुसार एक बच्चा उतना ही प्राचीन होता है जितना कि उसका वंशज। यानी जो अब ये भी सेंटेंस कभी कभी आता है, ये कभी सेंटेंस आता है कि एक बच्चा उतना ही प्राचीन होता है, एक बच्चा उतना ही प्राचीन होता है जितना कि उसके वंश के संस्थापक, संस्थापक मतलब पूर्वज। संस्थापक पूर्वज यानी वह कौन होता है, तो संस्थापक पूर्वज वही। एक बच्चा उतना ही प्राचीन होता है, यानी वह उतना प्राचीन, बच्चे में जो जम्स आया है वो उतना पुराना है कि जितना कि जिसने उसको पहली बार उसको रोपित किया है, जिसने पहली बार रोपित किया है वही जो है, वही उसका क्या है, वो उसका मेन जो है ट्रस्टी या मेन जो है पूर्वज, उसका वही संस्थापक जो है वही है। तो ऐसे जो है एक, अब ये पुराने समय से कहां से उसकी शुरुआत हुई है, वहां से लेकर के उसके गुण जो है वह चलते आ रहे हैं। तो ये जो है वह निरंतर जो है वह चलते रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, निरंतरता का सिद्धांत, बीजकोश का निरंतरता का सिद्धांत। अब आगे चलते हैं, यह किसने दिया था, तो यह जो है बिजमैन ने दिया हुआ था। बिजमैन कहते हैं, बिजमैन के अनुसार एक बच्चा उतना ही प्राचीन होता है जितना कि उसके वंश के संस्थापक, यानी वह जम्स उतने ही पुराने होते हैं, जम्स को उतना ही पुराना माना जाता है कि जब से उसकी शुरुआत हुई थी। बिस्कोस के अनुसार जो भी कुछ गुण और विशेषताएं इन पूर्वजों में थी, वे सभी विशेषताएं गुण आज के पीढ़ी में भी देखने को मिलती हैं। यानी अब ये जो बिस्कोस है, ये जर्मोप्लाज्म जो है, जर्मोप्लाज्म और क्या कहता है, और ये कहता है कि जो भी उसके अंदर में जम्स आए, वो जम्स उसके जो दादा दादी में दिख रहे थे, जैसे दादा दादी हाव भाव करते थे, जैसे दादा दादी चलते थे, जैसे दादा दादी का शरीर की बनावट होती थी, जैसे उसके पूर्वजों की बनावट होती थी, वैसी ही बनावट इनके में भी दिखाई पड़ती है। यानी उनका जो गुण है, विशेषताएं हैं, वह गुण विशेषताएं ये पूर्वजों के गुण विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। यानी जो गुण और विशेषताएं हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह चलती आती है, और उन्हीं में वह देखने को मिलता है। जैसे उनका जो है रंग रूप, उनका चाल ढाल, उनका खान पान और उनका बातचीत करने का तरीका, ये सब जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह चलते आता है। तो जिनके व्यवसाय होते हैं वो वही व्यवसाय करते हैं, जो है राज्य रजवाड़े वाले होते हैं, मतलब जिनका बुद्धि बहुत कुशाग्र होता है, वह बौद्धिक कुशाग्रता वाले लोग जो है वैसे ही चले आते हैं। तो ऐसे जो भी लक्षण है, पर्सनालिटी का हो, व्यक्तित्व का हो, बुद्धि का हो, और जो भी है, चाहे जितने भी आप गुण ले लें, ट्रेड्स ले लें, सारे ट्रेड्स जो है वो सारे ट्रेड्स दिखने को मिलते हैं। बीच में आने वाली पीढ़ियां द्वारा जो कुछ भी अपने प्रयत्नों द्वारा उपार्जन किया जाता है तथा उसका गुण और विशेषताओं में जो कुछ भी परिवर्तन किए गए होते हैं, उसका प्रभाव इस कोर्स पर नहीं पड़ता है। यानी अब इसके बीच में, अब एक लाइन इसमें और कही जा रही है कि इसके बीच में अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आता है कि एक जो है ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी जो है, तीसरी पीढ़ी यहाँ पे हम अभी छठवीं पीढ़ी में मान लीजिए छठवीं पीढ़ी में है, हमें छठवीं पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में यहाँ पे कोई बदलाव किया गया, तीसरी पीढ़ी में ये लोगों ने कुछ बदलाव किया, तो बदलाव किया कि जो है वह इन्होंने अपने आप में कुछ किया कि ये जो है एथलीट बन गए, या रेसर बन गए या एथलीट बन गए या कुछ भी बन गए, इन्होंने अपने शारीरिक संरचना में या हाव भाव में बदलाव किया,
कि पहले पहले जो है यह क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय के से जो है वह ब्राह्मण का रूप ले लिया, ब्राह्मण का रूप ले लिया, तो वो जो बदल गए, तो बदलने का ये नहीं है कि ये इनके गुण जो है वो बदल करके यहाँ चले आएंगे, यानी बीच में अगर कोई बदलाव करता है तो बीच में बदलाव करता है तो ये इनके अनुसार बिजमैन के अनुसार कहते हैं कि बीच में अगर किसी ने थोड़ा बदलाव किया तो बदलाव जो है वो पीढ़ी में दिखता नहीं है, अगर दिखता भी है तो बहुत थोड़ा दिखता है, दिखता नहीं है, अगर दिखता भी है तो बहुत थोड़ा दिखता है, उसकी चांसेस कम होते हैं। ज्यादा ज्यादा किसका आता है, वह जो है वो बदलाव किसका दिखता है, तो जो पहली जो उसका संस्थापक है, उस जर्म्स का जो संस्थापक है, वह जर्मोप्लाज्म का जो संस्थापक है, उसी के गुण जो है वो उसकी पूरी निरंतर पीढ़ी में दिखते हैं शारीरिक रूप में। तो ये जो है वह कहते हैं कौन, बिजमैन कहते हैं, वो अपनी बिजमैन की थियरी में कहते हैं कि बीच में अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी कोई बदलाव किया, वह चाहे उनकी पर्सनालिटी में बदलाव किया, चाहे बुद्धि में बदलाव किया, चाहे खान पान में बदलाव किया, चाहे रहन सहन में, वो सारा बहुत मेहनत करके, मतलब मैंने कल कहा था कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में चाहे तो वह 2 दिन में चाहे तो अपनी ब्यूटी को बढ़ा ले और वो जो कुम्हार बन जाए, कुछ भी बन जाए, टीचर बन जाए, तो उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको वो स्किल लेके आनी पड़ेगी, वो उसकी जहन में डालनी पड़ेगी, पूरी उसका पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी संभावना बनेगी आगे। वो भी तुरंत की पीढ़ी में बदल जाए ऐसा नहीं है, वह हो सकता है किसी और पीढ़ी में वह आ जाए। तो ऐसे जब बिजमैन कहते हैं कि बिजमैन के शुरू से जो कोष होते हैं, शुरू के जो जम्स होते हैं, वह लास्ट तक के पीढ़ी दर पीढ़ी दिखते रहते हैं। बीच में अगर किसी ने बदलाव किया तो वह जो है दिखता नहीं है, उसका विस्कोर पर असर नहीं पड़ता है, इसलिए उसका स्थानांतरण नई पीढ़ी को नहीं मिलता है। यानी यह जो है यह बदलाव इसका इस पीढ़ी को नहीं मिलता है क्योंकि उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये जो है बिजमैन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिजमैन ने अब इसका प्रमाण वो देते हैं, ये ना इसका इन्होंने प्रमाण दिया कि क्यों, कि कैसे ये पीढ़ी अगर बीच में बदलाव करी तो उसका बदलाव क्यों नहीं हुआ, उसका वो एक उदाहरण बताते हैं। उन्होंने प्रयोग किया, ऐसे ही कोई नहीं बोल दिया, उन्होंने प्रयोग किया, बिजमैन ने प्रयोग किया उन्होंने चूहों पर, बिजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया, और उन चूहों पर प्रयोग करने के बाद वह कहते हैं कि शुरू में जो जम्स जहां से निकले थे, शुरू में जहां से जम्स का ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन यानी जो ट्रस्ट थे, जो संस्थापक थे, पहली पीढ़ी के जो संस्थापक थे, वह संस्थापक यहां से निकला, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, यह चलता चला आया। तो अगर इसी में से किसी ने बदलाव किया, यहाँ पे बदलाव हुआ है कुछ किसी प्रकार का, तो यह जो है यहाँ नहीं दिखते हैं, उसको उन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए बताया। इस बात को उन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल के जरिए बताया, वो उदाहरण क्या है उसको चलिए देखते हैं, उदाहरण क्या है उसको देखते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा, बिजमैन ने चूहों पर प्रयोग करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वंश का प्रभाव पड़ता है या वातावरण का, वंश का प्रभाव पड़ता है ना कि वातावरण को। वह कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अब यहाँ वातावरण, ये क्या है, बदलाव वातावरण की वजह से हुआ, तो कह रहे हैं कि वंश का प्रभाव पड़ता है, या बिजमैन कहते हैं वंश का प्रभाव पड़ता है, और जो है वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो बदलाव हुआ है तो वातावरण के जरिए हुआ है, अभी तो वंश में चला आ रहा है, ये वातावरण दिया तो बदलने की कोशिश करी, यह जो है वातावरण नहीं होगा, प्रभावित नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, ये एक एग्जांपल के जरिए बताते हैं। वह यह इस पे कह रहे हैं कि वंश का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जो उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। वह कहते हैं कि चूहों को एकत्रित कर उनकी पूंछ काट दी, यानी सारे चूहों को इकट्ठा किया और पूंछ उनकी काट दी, उनकी सारे चूहों की पूंछ जो है काट दी। अब काट देने के बाद अब वो देखते हैं कि उनकी उनको उसी वातावरण में रखा, जहां जिस वातावरण में रहते पूंछों को काट दिया और उसी वातावरण में उनको रहने दिया, चलो उसी वातावरण में रहो। पूंछ काट दी और पूंछ काटने के बाद इकट्ठा किया और पूंछ काट दी, और उसको उसी वातावरण में रखने के बाद देखा कि उनकी जो संतानें पैदा हुई, जो उनकी संतानें अगली जो संतान हुई, यानी ये वाले चूहे थे, इनकी जो संतान इनकी संतानों में पूंछे वैसी की वैसी ही। क्यों, अभी आप पूंछ काटने का असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वातावरण में पूंछ काट दो तो पूंछ काटने से उसका कोई असर नहीं होने वाला है, तो पूंछ की वैसी ही रही। लेकिन फिर भी पूंछ वाले चूहे
हुए, यानी उस वातावरण में रखा गया फिर भी जो है पूंछ वाले चूहे हुए, और इससे यह सिद्ध किया जा सकता है, यानी यह जो पूंछे हुई और उसके बाद की भी संतानें में इनकी पूंछे काट दिए, जो है इनको भी काटने की कोशिश करी, तो इनके काटने के बाद भी जो है उनकी पूंछे वैसी की वैसी ही रही। तो यहां से यह सिद्ध करते हैं, कहते हैं कि वंश का प्रभाव जो है उसके पड़ता है, वातावरण का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ता है। तो ये इनका कहने का मतलब था कि वंश का प्रभाव पड़ता है और शरीर का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग देख पा रहे हैं? चलिए, तो वंश का प्रभाव पड़ता है, वह उसका प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। इसी बात को जो है क्रो और क्रो, इसी बात को जो वंश का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी बात को क्रो और क्रो भी कहते हैं। क्रो और क्रो ने सपोर्ट किया, क्रो एंड क्रो ने इसी बात को सपोर्ट किया। वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि जैसे अगर कोई माँ कहती है, या मतलब कोई ऐसा कोई है कि वो जो माँ बनना चाहती है और वो कहती है कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत ही ब्यूटी वाला हो, हमारा जो है उसके बाल ऐसे हो, घुंघराले हो, ये जो है ब्यूटी लगा करके बच्चे को वैसे ही बना दे, तो उसका असर उस पर नहीं होने वाला है। वह 1 दिन में, 2 दिन में या बीच में वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसकी ब्यूटी पार्लर का असर उसकी संतान पर नहीं पड़ने वाला है। या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत उस टाइम में बिजनेसमैन बन गया, उस टाइम में वातावरण करके बिजनेसमैन बन गया, तो यह जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा बिजनेसमैन बन जाएगा, यह संभव नहीं है। अगर एक व्यक्ति किसी प्रकार से कोई दूसरा व्यवसाय चुन लिया या कोई दूसरी पर्सनालिटी में आ गया या डाकू बन गया, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा जो है वह डाकू बन जाए। वह उसकी जो पहली जनरेशन थी, जो पहला जो वाला जीन था, उसी जीन का असर जो है उसके पीछे में आएगा। तो पहली वाली जीन का असर जो है ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यही जो है बीजकोष जो है वह बीजकोष के निरंतरता के नियम में यह सिद्ध करने की बात करी गई है कि वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, वंश का प्रभाव जो है वह लगातार पड़ते जाता है, उसी हिसाब से लोग जो है बनते जाते हैं। सर क्रो और क्रो दो है या एक ही है भाई? क्रो एंड क्रो एक ही है, वही उन्हीं की परिभाषा अक्सर चलती है। मतलब हाँ, अच्छा क्रो एंड क्रो की बात कर रहे हो? हाँ, क्रो और क्रो 2 है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, गाल्टन की परिभाषा बताते हैं। गाल्टन की बात करते हैं। गाल्टन कौन है? यानी एक तो हमने बीजकोष की परिभाषा बता दी, अब बीजकोष को जो बता दिया, अब जो है दूसरा सिद्धांत है वो गाल्टन का है। अगर ये बीजकोष आपको समझ में आ गया हो, बिजमैन की जो सिद्धांत है, बिजमैन का सिद्धांत जर्मोप्लाज्मा का, कि यह निरंतर जो है वह चलते रहता है। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे चले। अब गाल्टन की जो परिभाषा उसको समझते हैं। गाल्टन की थ्योरी, गाल्टन की बायोमेट्री थ्योरी, गाल्टन का बायोमेट्री सिद्धांत। बायोमेट्री थ्योरी, गाल्टन का बायोमेट्री सिद्धांत। अब गाल्टन की बायोमेट्री थ्योरी क्या कहती है? गाल्टन ने पैतृक आनुवंशिकता के नियम का निर्माण किया। इन्होंने पैतृक आनुवंशिकता का निर्माण किया। गाल्टन ने क्या किया? पैतृक आनुवंशिकता का पैतृक ने इसका आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। और इस प्रतिपादन किया, निर्माण किया, तो इसमें इन्होंने क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इनका कहना था कि एक संतान के माता पिता संयुक्त रूप से एक में से आधा योगदान देते हैं। यानी वह क्या कहते हैं कि ये कहते हैं, इनका क्या कहना, अभी तक तो कह रहे थे, कौन कह रहा था? बिजमैन। बिजमैन क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि 1 2 3 4 5 ये जो है लगातार चलते आ रहा है, ये कह रहे हैं लगातार चलते आ रहा है, बिजमैन कहते हैं। जबकि यहाँ गाल्टन क्या कहते हैं? गाल्टन कहते हैं कि माता पिता संयुक्त रूप में से एक में से आधा देते हैं। यानी ये माता पिता है, यह माता पिता जो योगदान देंगे किसमें? बच्चे में, संतान में आधा योगदान देंगे। यानी बच्चे में जो है योगदान वो आधा देंगे। अब इसी का आधा जो है उनके दादा दादी देंगे। दादा दादी का योगदान क्या होगा? इसका आधा, यानी 1/4 होगा। दादा दादी का इसका आधा 1/4 होगा। वही जो है अब उनके दादा दादी, यानी उनके आगे की जो पीढ़ी है, यानी दादा दादी के बाद नाते नरोती, मतलब उसको क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका जो है वह 1/16 हो जाएगा।
1/8 हो जाएगा। ऐसे जो है इसका आधा, इसमें आधा माता पिता क्या करते हैं, जीन का आधा जो है वो देते हैं, यानी जो उनकी पीढ़ी थी उसका आधा जो है, यानी उनका खुद का, उनका जो खुद का अस्तित्व है, ये जो खुद का अस्तित्व है, ये खुद का अस्तित्व है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो ये मम्मी पापा का जो संरचना है वो इस तरह की है। तो अब इनमें से जो इनका बच्चा निकला, ओरिजिन निकला, अब इनका आधी संरचना जो है, आधी संरचना, ये आधा भाग जो है इनके में आता है, इसके बच्चे में आता है आधा भाग, मम्मी पापा का आधा भाग इसके में आता है। ये बात कही गई, ये बात जो है वो गाल्टन कहते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं, मिटाते हैं। इतना तो समझ आ गया कि जो है गाल्टन का प्रतिपादन, गाल्टन ने अनुवांशिकता के नियम का जो है प्रतिपादन किया, अनुवांशिकता के नियम का, अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। उसमें वो क्या कहते हैं कि मदर, यहाँ पे हम पेरेंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर इसके बाद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट 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 पेरेंट्स, फिर उसके बाद ऐसे ही ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये कह रहे हैं, अब इनका जो कहना है, ये कहने का जो सिद्धांत है वो बस हमको समझना है कि अब ये कह रहे हैं कि सपोज करिए कि ये पेरेंट्स हैं, या मम्मी और पापा हैं, या मदर और ये फादर हैं। मदर और फादर के जो गुण हैं, जो वो 36, मतलब वो जो 23 गुणसूत्र है, 23 पेयर के जो गुणसूत्र है, वह गुणसूत्र में से आधे उनके लक्षण, उस गुणसूत्र में जो जीन के लक्षण है, मम्मी पापा के जो लक्षण है, वह आधा यहां दिखाई पड़ेंगे बच्चे में। यानी जो जनरेशन है, ये जनरेशन है नई वाली, तो इसमें जो है आधा, इस जनरेशन में यह जो बॉर्न बच्चा है, बॉर्न बेबी, इस बॉर्न बेबी में आधा किसका आया, आधा पेरेंट्स का आया। और किसका, ग्रैंड पेरेंट्स का कितना आया, तो ग्रैंड पेरेंट्स का जो है 1/4 आया, यानी इसका आधा आया। अब वही उसके बाकी की ग्रैंड पेरेंट्स का कितना आया, तो 1/8 आया। वही उसके बाकी की ग्रैंड पेरेंट्स का कितना हुआ, तो 1/16 आया। वही उसके बाद का कितना हुआ, तो 1/32। ऐसे जो है उसका आधा 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 जो है वह निकल के आता है, आधा आधा जो है निकल के आता है। अब यहाँ इसमें जो है, इसमें क्या होता है, 1/4 भाग और 1/4 भाग, यानी ये इतना भाग मम्मी और पापा का होता है। ये जो बनता है इसमें मम्मी और पापा का इतना बनता है, यानी मम्मी का 1/4 और पापा का 1/4 मिलकर के जो है 1/2 आधा भाग जो है बेबी में आता है। यानी 1/4 भाग जो है मम्मी का निकल के आता है और 1/4 भाग पापा का निकल के आता है, तो इसे मिलकर के आधा हो जाता है। ये आधा भाग जो है बेबी में दिखाई पड़ता है वही जनरेशन में। और इतना तो मम्मी पापा का दिखता है। 1/4 भाग, 1/4 भाग जो है वह किसका दिखाई पाता है, ग्रैंड पेरेंट का दिखाई देता है। वही 1/8 भाग जो है वह किसका दिखाई देता है, इसका। और वही जो है ये ग्रैंड पेरेंट का कितना दिखता है, 1/16, वही जो है 132। अब इसी से बात समझ लीजिए, अब इसी बात से समझ लीजिए कि जो बात पुराने समय में कही गई है, जो बात पुराने समय में कही है कि 7 पीढ़ी तक अंश दिखते हैं, 7 पीढ़ी तक अंश दिखते हैं। वह 7 पीढ़ी तक अंश कैसे दिखेंगे, तो एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, फिर छठवीं पीढ़ी क्या हो जाएगा, फिर 7वीं पीढ़ी क्या हो जाएगा। अब समझिए, एक 28वां भाग में कितना निकल के आएगा, एक 28वां भाग में उसका लक्षण कितना निकल के आएगा, यानी वह धीरे 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 क्या होता है, कम होने लगता है। तो ऐसे जो है 7 पीढ़ी तक उसके लक्षण जो है उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं, बाकी के लक्षण फिर नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये इस बात से गाल्टन की जो थ्योरी है, गाल्टन का बायोमेट्रिक जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से यह पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर में कैसे उसके पूर्वजों के जो लक्षण है, पूर्वजों के लक्षण, या पूर्वजों के लक्षण कैसे हो सकते हैं, कि पूर्वजों के लक्षण जो हो सकते हैं उसमें उनका शारीरिक रूप में हो सकता है, उनका मानसिक रूप में हो सकता है, उनका खान पान के रूप में हो सकता है, उनका जो टेंडेंसी के रूप में हो सकता है, और उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसके रूप में हो सकता है, और ये उनके जितने ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स के रूप में हो सकता है। ये ट्रेड्स, प्रवृत्ति, खान पान, उनका शारीरिक बनावट, ये सारी कुछ जो है वह निकल के आती है। बट इसमें एक चीज जो बिजमैन के अनुसार है, वो बिजमैन कहते हैं कि इसमें से जो शरीर की बनावट है, जो शरीर की जो संरचना है, वो शरीर की संरचना वो पहली बार में जिसने उसका निर्माण किया वैसा ही बन के आएगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य ही बन के आएगा, उसमें बदलाव दिखाई पड़ेगा, और बदलाव जो है वह उस बदलाव के बारे में वंशानुक्रम के दूसरे सिद्धांत में कहते हैं गाल्टन जो है उनकी थ्योरी को नकारते हैं।
गाल्टन जो है वो उनकी थ्योरी को नकारते हैं, बिजमैन की थ्योरी को नकारते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें जो है और भी सिद्धांत दिखने को मिलते हैं। इसको इन्होंने और थोड़ा सा बाइफरकेट किया और थोड़ा सा क्लियर किया कि आधे भाग जो है मामा मम्मी पापा के, ग्रैंड पेरेंट के, वो कहते हैं पूरा चला आता है, तो पूरा चला आता है तो उसमें और क्लियरिटी नहीं थी बिजमैन में, बिजमैन में क्लियरिटी नहीं थी। ये थोड़ा और क्लियर करते हैं कि आधा भाग, एक चौथाई भाग, 1/8 भाग, 1/16 भाग, ये तो ये जो है ये गाल्टन की थ्योरी का सिद्धांत जो है वो यह कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे चले। चलिए, तो ये गाल्टन का हो गया। अब बात करते हैं मेंडल की। गाल्टन का सिद्धांत हो गया, अब मेंडल की बात करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने मटर पर जो है उन्होंने आविष्कार किया। मेंडल की थ्योरी, मेंडल की थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का मेंडल का सिद्धांत। मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अब इसमें क्या होता है, जो है मेंडेलियन वंशानुक्रम के सिद्धांत सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के मोरावियन भिक्षु ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया। यानी 19वीं शताब्दी में ये जो आया, ये कब आया, तो 19वीं शताब्दी में आया। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा, तो भिक्षु आके जॉन ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा इस थ्योरी का सिद्धांत का इसका प्रतिपादन किया गया। मेंडल ने मटर के, उनके खुद के बगीचे में, मेंडल के खुद का बगीचा जो था, उनका जो मठ था, उसी मठ में उनका बगीचा था, उस बगीचे में उन्होंने मटर के दाने उन्होंने वो मटर के दानों की खेती करी, मटर की खेती करी। अब मटर की खेती करी, मटर के पौधों पर, मटर के पौधों पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने संकरण किया। मटर के पौधों पर उन्होंने संकरण किया, मटर के पौधों पर संकरण किया, मटर के पौधों का संकरण किया और उसमें प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उन्होंने ऐसे प्रयोग जो है मटर कितने, 5000 मटर के पौधों पर, 5000 मटर के पौधों पर जो है संकरण किया। मतलब वो उसमें जो है उन्होंने आर्टिफिशियल रूप से बनाने की कोशिश करी। तो संकरण करने के बाद वो क्या पाते हैं उन्होंने कुछ लंबे जो है मटर के दानों में, कुछ लंबे और कुछ बौने, कुछ लंबे मटर के पौधे और कुछ बौने मटर के पौधे, इन दोनों का जो है उन्होंने प्रयोग किया। जो इसको कहा उन्होंने टॉल, टी, और इसको कहा उन्होंने एस। चलिए एक फिगर के जरिए मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूं, उस फिगर के जरिए समझते हैं, उस फिगर के जरिए जो हम समझते हैं। यहाँ हो गया, चलिए यहाँ पे लिखे रहते हैं, यहाँ मैं आपको फिगर जो है शेयर करता हूँ। फिगर मैं आपको शेयर करता हूँ, फिगर को जो है फिगर से देखेंगे आप तो और अच्छा जो है क्लियर समझ में आएगा। चलिए फिगर मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, चलिए फिगर दिख रहा होगा सभी को। ये फिगर कैसा है, देखिए फिगर में शुरू में जो है टॉल, शुरू में 2 टॉल, यानी एक पौधा यहाँ पे, एक पौधा यहाँ पे, 2 टॉल पौधे हैं। ये मैं यहाँ पे यहीं से चलते आ रहा हूँ, हाँ यहीं पे ये 2 टॉल पौधे हैं। एक ये है, एक मटर का दाना, ये एक मटर का पौधा, दूसरा मटर का पौधा ये है। अब ये पहली बार जो है उसका संकरण जब किया गया, पहली बार जब संकरण किया गया, इन दोनों के बीच में संकरण किया। अब संकरण करने के बाद उसकी पहली पीढ़ी देखी गई, तो जो है इसमें सबसे टॉल जो है वह सबसे बड़ा वाला मटर का पौधा दिखा। उसमें 100% हाइब्रिड था उसमें सबसे बड़ा पौधा निकल गया, सबसे बड़ा पौधा। यानी पहली जनरेशन का, इसके बाद की जो जनरेशन है, यह टॉल वाला था, टॉल वाले का असर जो है पहले हुआ, टॉल वाले का असर सबसे पहले हुआ। तो टॉल वाला जो है वो निकल के आया पहली पीढ़ी में। यह पहली जनरेशन है, अब दूसरी जनरेशन जब आई, यानी इसी जनरेशन से, अब इसमें से जो निकल गया, अब ये तो यहाँ पे दोनों का संकरण कर दिया, यहाँ पे हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड करने के बाद जो फिर बीज को बोया, हाइब्रिड करने के बाद बीज बोया, तो देखा तो सारे जो है वो बिल्कुल वैसे ही लंबे मटर के पौधे निकले। यानी पहली बार में उसी दाने से सारे जो है मटर के दाने लंबे निकले। पर जब उसमें से
अब इसमें से जो दाने आए, इन दानों में से, इनके दानों में से बीजा का रोपण किया गया। अभी दूसरी जनरेशन से जब दानों का जो है खेतों में बीजारोपण किया गया तो देखा गया कि इसमें से जो है 1 2 3 जो है, तो 3 तो लंबे लंबे निकले, 3 लंबे लंबे निकले, और जो है ये चौथा वाला जो है वो छोटा निकला। यानी इसका मतलब क्या है कि 75% पहली पीढ़ी में, अब यहाँ पे पहली पीढ़ी जो है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहली पीढ़ी में 100%, पहली पीढ़ी में 100% जो टॉल है वो निकला। दूसरी पीढ़ी में जो है वो 75% टॉल निकला, दूसरी पीढ़ी में 75% निकला। बट जो तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी में देखा गया कि तीसरी वाली पीढ़ी जो है ये यहाँ पे बिल्कुल सेग्रीगेट करती है। तीसरी वाली पीढ़ी जो सेग्रीगेट करती है, ये यहाँ से 2 नियम निकल के आए हैं, उस दोनों नियम की चर्चा हम आगे करेंगे भी, दोनों नियम की चर्चा करेंगे। इसमें जो तीसरी वाली पीढ़ी है, तीसरी वाली पीढ़ी क्या करती है, बिल्कुल इसको 4 रूपों में कर लेती है। एक में तो बिल्कुल मटर के दाने, सारे मटर के दाने बढ़िया बढ़िया होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। मटर, तीसरी पीढ़ी में सारे मटर के दाने लंबे लंबे होते हैं, इसमें सारे मटर के दाने। और एक यहाँ पे सारे मटर के दाने छोटे छोटे होते हैं, बौने बौने। एक यहाँ सारे मटर के दाने जो है लंबे लंबे यानी टॉल होते हैं, ये टॉल होते हैं पूरे बड़े बड़े, और यहाँ पे शॉर्ट होते हैं सारे छोटे छोटे। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है, पूरा लंबा लंबा है, यानी ये वाला भाग पूरा सेग्रीगेट होकर सारे लंबे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सारे छोटे छोटे हैं, सारे छोटे हैं, जबकि इन दोनों में लंबे और छोटे दोनों हैं, यानी 3 लंबे और 3 छोटे। 75% का जो स्कोर है यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ इससे वो जो है 2 सिद्धांत देने की बात करते हैं। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने इसका जब संकरण किया, जब हाइब्रिड बनाया, तो हाइब्रिड बनाने के बाद वह दो बातें करते हैं कि बच्चा जो है जब होता है तो एक तो जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, वो कह रहे हैं कि जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो उसके लक्षण जो है दिखते हैं। एक बात कहती है डोमिनेंट की बात करते हैं कि जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा है वही जो है उसके अंदर लक्षण दिखने लगते हैं। तो यानी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका, यहाँ लंबा वाला टॉल वाला, उसका सबसे ज्यादा असर है। असर वाला पहली बार में तो वही आया जिसका सबसे ज्यादा लंबा असर था, वही आया। तो यानी सारे लंबे जो है पौधे निकले। वहीं दूसरी बार में देखा तो अभी भी लंबे का असर है, बट वहां पे से छोटे का भी असर आ रहा है, यानी छोटे का भी जो है असर उसमें दिख रहा है, छोटा एक बार दिखा, यानी 25% जो बौना था उसका भी दिखा। अब जो तीसरी पीढ़ी आई तो तीसरी पीढ़ी में देखा कि जो बौने हैं, बौने का भी एक अलग से ग्रुप बन गया, और जो टॉल है, टॉल का भी ग्रुप बन गया। बाकी जो दिख रहे हैं वो तो है ही, उसमें भी वो दोनों का लक्षण जो है दिख रहा है। तो ऐसे जो है ये कह रहे हैं कि संकरण करने के बाद हम लंबा भी बना सकते हैं और छोटा छोटा भी बना सकते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के जरिए हाइब्रिड का ऑप्शन तब से बहुत ज्यादा फेमस हो गया, हाइब्रिड करने का। और ऐसी से ही एक वस्तु की, एक पौधे की, एक प्रजाति की ढेर सारी प्रजातियां निकल के आ गई। तो ऐसे ही ये ग्रेगर जॉन मेंडल का जो है वह ये भी कहते हैं, यह सिद्धांत भी जो है वो फेमस है। आगे तो चलिए यहां तक समझ में आया। अब इसी से 2 सिद्धांत निकल गया है, उन दोनों सिद्धांत की चर्चा करते हैं। इसी से 2 सिद्धांत निकल गया है, मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वह क्या कहते हैं, उनका कहना है कि एक यहाँ पे टी है और एक यहाँ पे यस है। चलिए अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, नहीं आपका दिमाग यही रहेगा। यहाँ पे ये कहते हैं एक टी है और एक यस है, इन दोनों का जो मिलन कराया गया, हाइब्रिड कराया गया, तो जो अगली जनरेशन निकली वह अगली जनरेशन में, यानी फर्स्ट जनरेशन, इसमें सारे टी निकले। यानी अब उसके बाद जो दूसरी जनरेशन निकली उसमें देखा ये टी और ये टी तो निकले। तो अब इसमें से जो है ये सारे 100% थे, यहाँ पे जो है 100% की जगह पे एक जो है एस भी निकल आया, यहाँ पे एक एस भी निकल आया। यहाँ सारे 100%, ये सारे 100%, यहाँ पे जो है 75% हो गया, एक एस निकल आया। जब तीसरी पीढ़ी देखा उन्होंने, तो तीसरी पीढ़ी में देखा तो इसी से जो है ये वाला ग्रुप सारे टी दिखे, ये सारा टी दिखा, और यहीं पे इसमें टी एस दिखा, यहाँ पे टी एस दिखा। यानी एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप बना, इन दोनों में एस का भाव दिख रहा है, यानी बौने का भाव दिख रहा है, इसमें बौने का भाव दिख रहा है। जबकि एक में देखा तो उन्होंने खाली एस ही देखा, यानी शॉर्ट ही देखा, बौने का ही देखा। तो ऐसे जो है उन्होंने इसका अध्ययन किया। इस अध्ययन करने के बाद उन्होंने 2 सिद्धांत निकाला, इसके आधार पे 2 सिद्धांत निकाला। एक को कहा उन्होंने डोमिनेंट, एक को कहा उन्होंने डोमिनेंट कहा। एक सिद्धांत को कहा उन्होंने डोमिनेंट, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। एक को कहा उन्होंने प्रभावशीलता,
प्रभावशीलता का नियम। प्रभावशीलता का नियम, प्रभावशीलता का मतलब क्या कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, इन्होंने इस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा, और दूसरा वाला प्रिंसिपल था वो भी लिख देते हैं, फिर आगे चलते हैं आपको बताते हैं। दूसरा वाला सिद्धांत था वो कहते थे पृथकता का नियम, पृथकता का नियम। अब पृथकता का नियम क्या कि यह सेग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। अब ये सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है और कैसे हो रहा है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जो प्रिंसिपल, जो पहला वाला था, पहला वाला नियम पृथकता का नियम, तो पृथकता का नियम यानी यह मतलब प्रभावशीलता का नियम, प्रभावशीलता के नियम में कह रहे हैं यहाँ पे जो टी और जो यस था, टी और यस था, अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें जो भी स्ट्रॉन्ग होगा, बात समझिए, मैं नहीं कह रहा खाली टी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं कह रहा खाली टी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे माँ अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो माँ के गुण दिखेंगे, अगर पिता स्ट्रॉन्ग होगा तो पिता के गुण दिखेंगे, अगर माँ स्ट्रांग होगी तो माँ की स्ट्रांग दिखेंगे, पिता स्ट्रांग होगा तो पिता की स्ट्रांग दिखेंगे। यहाँ पे अगर टी स्ट्रांग था, टी वाला जो भाग था वो स्ट्रांग था, तो टी के स्ट्रांग दिखे, वहीं टी के जब स्ट्रांग दिखे तो ये जो पहली बार में टी 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 दिखे, यानी सारे 100% दिखे, टी का प्रभाव दिखा पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में क्या दिखा, तो यहाँ पे टी 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 एस भी आ गया, यानी शॉर्ट भी आ गया। वहीं अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि प्रभाव जो है किसका हो सकता है, यहाँ पे एस 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 हो, यानी एस जो बौना है, अगर बौना सुदृढ़ है, बौना मजबूत है, तो बौने का असर जो है यहाँ पहले होगा, बौने का असर होगा। या टी जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, भले टी लंबा है, टी बहुत लंबा है, बट वो टी लंबा है तो हो सकता है कि टी का उतना असर ना हो, टी का असर ना हो, यानी यहाँ पे टी का असर ही होगा। लंबा है तो लंबा तो कुछ तो गुण है तभी तो होगा, तो टी का असर ही दिखेगा। यहाँ पे टी स्ट्रॉन्ग है। वही अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, पिता बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और माता जो है बुद्धिमान नहीं है, तो पिता का असर जो है ज्यादा दिखेगा अगर दोनों का क्रॉस कराया गया तो। ऐसे ही ये असर जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि जो चीज जो बहुत ज्यादा प्रभावी है, जो प्रजाति बहुत स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग का गुण जो है, उस स्ट्रांग का गुण उसके पीढ़ी में आगे जो है बढ़ते जाता है, तो बढ़ते जाता है, इसी को जो है मेंडल ज्यादा कहते हैं। मेंडल के प्रयोग में लंबापन बौनेपन पर हावी था, इसलिए उसकी प्रबलता ज्यादा जो है वो विशुद्ध रूप में लंबे आकार के रूप में आई, यानी यह यहाँ पे जो लंबा वाला है, लंबा वाला का असर ज्यादा हुआ, इसलिए जो इसका प्रभाव इस पर ज्यादा हुआ, तो इसलिए इसकी पीढ़ी जो है आगे जाकर के आगे बढ़ी। वही बात करी जा रही है दूसरा पृथकता का नियम। अब पृथकता का नियम यहां तक दो में तो हमने डोमिनेंस की बात कर ली, अब तीसरा क्या है, तीसरा में आपने देखा यहाँ पे टी 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 यहाँ पे आया, एस 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 यहाँ पे आया, ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हुए, यानी आगे चल करके दोनों क्या है, दोनों प्रजातियां अपनी अपनी अलग अलग बना रही हैं, अपनी अपनी अलग पृथक हो जा रही हैं। तो पृथकता का नियम यही जा रहा है कि यहाँ पे टी टी था तो ये टी वाला एक बिल्कुल अलग हो गया, एस वाला बिल्कुल अलग हो गया, बीच में जो है टी और एस साथ में चल रहे हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा नियम जो है इस तरह से चलता है, और इसी को पेडिग्री भी चार्ट भी कहते हैं, इसी को पेडिग्री चार्ट भी कहते हैं। ये जो चार्ट आता है, इसको जब इस तरह से चार्ट बनाते हैं, इसको पेडिग्री चार्ट या वंशानुक्रम चार्ट कहते हैं, वंशानुक्रम चार्ट भी इसी को कहते हैं। चलिए, तो वंशानुक्रम चार्ट भी यहीं से आया, इन्हीं के यहाँ से, जो मेंडल का जो नियम है, मेंडल के नियम से पेडिग्री चार्ट भी आया। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि वंशानुक्रम चार्ट से मेंडल के चार्ट के आधार पे, मेंडल की थ्योरी के आधार पे ही यह प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन आया। अगर यह समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और एक एग्जांपल के जरिए समझा दूं। चलिए, एक एग्जांपल के जरिए मैं और समझा देता हूं। ये तो मैंने अभी इसके ऊपर बताया। सर तीन थे, क्या तीन थे, क्या तीन थे, तीन नियम तो अभी बाद में बात करेंगे, वो तीन नियम अभी अलग से हैं। नहीं, मेंडल के तीन नियम नहीं, अभी तो मेंडल के खाली दो ही नियम है, वो तीन नियम तो मैं अभी आगे की चर्चा करूंगा, वो तीन नियम अलग है। ये मेंडल में से दो नियम निकल के आए, ये मेंडल के दो नियम है, बाकी के तीन नियम तो जो मैं अभी अलग से बताऊंगा उसको। ये तो खाली मेंडल में से निकल के आए। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथकता का नियम और डोमिनेंस का नियम कहां से निकल के आया और उसका मतलब क्या है। उसके बाद जो तीन नियम है तो मैं अलग से बताऊंगा, अभी वो तीन नियम अभी अलग है। चलिए मैं बता रहा हूं अभी, जैसे कि यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक है हियरिंग, एक है हियरिंग और दूसरा है डेफ, एक है हियरिंग और दूसरा है डेफ। हियरिंग और डेफ दोनों के साथ में जो है वह दोनों का क्या हुआ, दोनों जो है वो शादी किए। तो अब दोनों में पहली बार में हियरिंग अगर स्ट्रांग है, हियरिंग के सारे स्ट्रांग है, उसका जो प्रजाति वो स्ट्रांग है, तो सारे बच्चे यहाँ पे संभावना है क्या, हियरिंग होने की, सारे बच्चे हियरिंग हो सकते हैं,
सारे बच्चे क्या हो सकते हैं, हियरिंग हो सकते हैं। यानी ये हियरिंग अगर स्ट्रांग है, यहाँ एक डेफ से शादी करी है तो हियरिंग होने के चांसेस है, क्योंकि हियरिंग से शादी हुई है, हियरिंग जो है वो स्ट्रांग माना जाएगा। डेफ जो है डिफेक्टेड है, डेफ डिफेक्टेड है, इसलिए डेफ के चांसेस पहली बार में नहीं होंगे, तो हियरिंग के चांसेस होंगे ज्यादा, क्योंकि हियरिंग स्ट्रांग है, तो इसलिए हियरिंग पैदा हुए। वहीं जब दूसरी बार हुई तो यहाँ पे हियरिंग यानी दूसरी पीढ़ी में देखा गया हियरिंग और एक डेफ भी पैदा हो गया, इसमें एक डेफ भी पैदा हो गया, क्योंकि मम्मी पापा उसकी एक पीढ़ी में क्या था, उसकी एक पीढ़ी में उसका असर था, तो डेफ आ गया। अब वही, अब तीसरी पीढ़ी, अब सभी जो है एक दूसरे के साथ में मैच हो रहे हैं, ध्यान करिएगा, मैं आगे चल के मैच करूंगा। यहाँ पे जो है पहली वाला जो बिजमैन है उनका भी असर आ रहा है कि सारे वही मानव तैयार हो रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही जो है हम जो है उनकी बात भी कर रहे हैं, हम जो है वो दूसरा सिद्धांत किसका था, दूसरा सिद्धांत जो है वह उनका भी, गाल्टन का भी नियम आ रहा है कि जो है बच्चे वैसे ही 7 पीढ़ियों से निकल के आ रहे हैं, यानी हुआ यहाँ पे इसका असर थोड़ा दिखा, इसका असर थोड़ा दिखा, तो भी देखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक दिखा, वही जब अगली ये पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में क्या दिख रहा है, ये सारे बच्चे यानी इसके जो बच्चे पैदा हुए, ये सारे हियरिंग पैदा हुए, सारे हियरिंग इसके जो बच्चे पैदा हुए। अब इसके जो बच्चे पैदा हुए यानी यहां से ये पीढ़ी थी, अब इसके जो बच्चे पैदा हुए सारे हियरिंग, अब जो इसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस वाले बच्चे के पैदा हो रहे हैं, तो हियरिंग और इसी में से एक डेफ भी पैदा हो रहा है, अब ऐसे इसके में भी एक हियरिंग, इसके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हियरिंग और एक डेफ पैदा हो रहा है, जबकि इस डेफ वाले बच्चे का जो पैदा हो रहा है, इसके सारे बच्चे डेफ ही पैदा हो रहे हैं, यानी हियरिंग से ये सेग्रीगेशन हो गया। यहां तो प्रभाव आया, अभी तक पहले और दूसरे में प्रभाव आया, पहले और दूसरे तक मेंडल का प्रभाव दिखा, पहला और दूसरे में प्रभाव का सिद्धांत दिखाई पड़ा, जबकि तीसरे वाले में क्या हुआ, सेग्रीगेशन का प्रभाव दिखाई पड़ा कि यानी ये सारे अलग हो गए, यह अलग हो गया और यह अलग हो गया। अब इससे जो भी बच्चा निकल के आएगा सारे क्या होंगे, डेफ होंगे, और इससे सारे बच्चे क्या होंगे, डेफ होंगे। अगर इसमें से इसने कभी डेफ के साथ में शादी नहीं करी तो, यहाँ पे अगर इसने किसी के साथ में हियरिंग के साथ में शादी नहीं करी तो ये सारे बच्चे जो है वह हियरिंग पैदा होंगे, यहाँ से सारे बच्चे जो है डेफ पैदा होंगे। मुश्किल है, हो सकता है कभी कदा किसी का कोई ऑप्शन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई डेफ था पुरानी पीढ़ी में, 7 पीढ़ी तक उसका असर आएगा, नहीं आएगा तो सारे बच्चे क्या होंगे, डेफ पैदा होंगे, या सेग्रीगेट हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ पे जो है बिल्कुल अलग हो गया। इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो अलग अलग होते चला जाता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, अगर आपने समझा होगा, बाकायदा अच्छी तरह से लिखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने सेग्रीगेशन क्या है और डोमिनेंट क्या है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेग्रीगेशन का सिद्धांत और डोमिनेंस का सिद्धांत जो है वह नियम वो पूछा जाता है, कहां से निकला हुआ है, उसका क्या असर होता है, ये दोनों का जो है नियम वो पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं डार्विन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत लेते हैं डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत में आते हैं, डार्विन क्या कहते हैं। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन कहते हैं कि ये जो है प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, यानी लगातार जैसे जैसे बदलता रहता है, क्रमिक रूप में, प्रकृति क्रमिक रूप में अपना विकास करती है। कैसे करती है, उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं, हर प्रजाति चाहे वह पेड़ हो या जानवर हो या मानव हो, वह एक दूसरे से संबंधित है। यानी यह क्या है, वह मानव, जानवर या कोई पेड़ पौधा, यह जो है इन सभी की जो है वो अपनी पूर्वजों के आधार पर ही उसके अंदर में दिखाई पड़ता है। सन 1858 में उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन में अपनी इस बात को रखा कि जो है हेरिडिटी का जो सिद्धांत है उन्होंने कहा कि पहले प्रजातियां एक जैसी थी, लेकिन जैसे जैसे भौगोलिक स्थिति बदली वैसे वैसे बचे रहने के लिए संघर्ष होता रहा और इसमें बदलाव होता रहा। यानी ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय बदला, जिनका अब यहाँ वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, ये 1858 में इवोल्यूशन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन में ये क्या कहते हैं कि
हम नकारते नहीं है डार्विन को, हम नकारते नहीं है, हम नकारते नहीं है मेंडल को, हम नकारते नहीं है जो है विस्मेन को। तो ये कहते हैं कि बट परंतु फिर भी जो है मानव क्या है, जैसे जैसे प्रकृति बदलती है, जैसे प्रकृति बदलती है, क्यों, प्रकृति बदलने का नियम है, जैसे जैसे प्रकृति बदलती है, जैसे जैसे प्रकृति बदलती है वैसे वैसे मानव की पीढ़ी में यह मानव ऐसा था, इसके मानव की अगली मानव की पीढ़ी में इस पीढ़ी में बदलाव जो है वो दिखाई पड़ता है। वो बदलाव किसकी वजह से दिखाई पड़ता है, वो बदलाव वहां का जो प्रकृति है उस प्रकृति के आधार पर, उस भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे बदलाव जो है भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे जो है वो बदलाव एक मानव से दूसरे मानव में, या पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, इस पीढ़ी से जब तीसरी पीढ़ी, इसमें भी मानव जो बदलता है वह वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे बदलता है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियां बन गई। जैसे वही मेंडल की बात करें तो मेंडल की बात में यहाँ पे एस था, यहाँ पे डी था, यानी यह हियरिंग था, यह डेफ था। तो जैसे से बदले वैसे वैसे क्या हुआ, इनकी प्रजातियां भी बदलती गई। तो इसमें से थोड़े थोड़े बदलते गए और वो अलग अलग रूप ले लिए। तो अलग अलग रूप ले लिए, तो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वह जंतु हो, चाहे जानवर हो, उन सभी में बदलाव होता गया। सर मेंडल के अनुसार तीसरी पीढ़ी तक ही वंशानुक्रम देखा जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेंडल के अनुसार तीसरी पीढ़ी तक ही नहीं देखा जा रहा है भाई, वहां पे तीसरी पीढ़ी तक जाकर के वह बदल जा रहा है, अलग हो जा रहा है। जबकि तीसरी पीढ़ी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रभाव जा रहा है, आ रहा है। वह सेग्रीगेशन की बात कर रहा है, सेग्रीगेशन में एक ही लोग वह बदल रहे हैं अपने आप को, एक ही लोग बदल रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। बताया ये है कौन, किसने प्रश्न पूछा है? रविंदर। मैंने आपको बताया कि क्या है यहाँ पे, यहाँ यही हम ले रहे हैं ना, एच और डी यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे, यहाँ पे एच अगर स्ट्रॉन्ग है तो एच आ रहे हैं। अब उसके बाद ये पहली पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, यहाँ पे एच जब तीसरी पीढ़ी में आ रहे हैं तो एच और डी आ गया, यहाँ बदल रहा है। अब इसके बाद जो इसके बाद की पीढ़ी आई, तो इसके बाद की पीढ़ी आई, तो इसके बाद की पीढ़ी में, यानी ये पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, अब तीसरी पीढ़ी में आ रहा है एच 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 ही हो रहे हैं। यहाँ पे इसके गुण आ रहे हैं। अभी तो ये पीढ़ी तो वही चल रही है ना, देखिए ध्यान करिए, पीढ़ी तो वही चल रही है, इसमें से खाली एक अलग हुआ है, खाली एक अलग हुआ, पीढ़ी की तो वही चल रहे हैं, उसी पीढ़ी के तो हो ना सभी। अब इसमें क्या है, अब इसमें एच 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 और डी आ गया, इसमें भी एच 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 और डी आ गया। अब एक खाली डी जो है इसने बदलाव लिया अपना है, खाली डी अपना बदलाव लिया इसने, डी वाले ने, डी के जो बच्चे हैं वह सारे खाली उस तरफ जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे अभी भी डी, ये डी वाले का ऑप्शन है, यहाँ पे हो सकता है कि अभी भी एच डी हो, यहाँ भी अभी एच डी हो। अब यहाँ पे ये डी डी चल रहा है, इसकी पूरी पीढ़ी डी डी चल रही है। तो ये जो है आगे जितना आगे जाएगा उतना जो है कम होता जाएगा, फिर उनका नियम लागू हो जाएगा इसमें। तो ये मेंडल के अनुसार खाली तीन ही पीढ़ी तक नहीं, वो आगे और चल रहा है, बट उसमें बात प्रभाव की है, बात जो है प्रभाव की है कि किसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। अगर यहाँ पे इसका प्रभाव नहीं हो रहा है तो सारे बच्चे क्या होंगे, हियरिंग होंगे। यहाँ भी अगर इसका प्रभाव, अगर यहाँ पे इसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है, इनके प्रभाव कम हो रहे हैं, यहाँ पे सारे बच्चे डेफ होंगे, यानी ये दोनों डेफ की तरफ भागेंगे, ये दोनों हियरिंग की तरफ भागेंगे। अब यहाँ पे प्रभाव का नियम जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी का और प्रश्न है, डार्विन के सिद्धांत को वापिस से बताओ। डार्विन के, अभी तो चल रहा है, डार्विन का सिद्धांत चल रहा है, अभी मैंने खत्म नहीं किया है। डार्विन का सिद्धांत अभी पूरा नहीं चला, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर अभी मैं चला ही रहा हूं, बता ही रहा हूं। तो डार्विन के सिद्धांत में क्या हुआ, डार्विन के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि इनमें क्रमिक रूप से बदलता रहता है, यानी ये क्रमिक रूप से चलता रहता है, एक क्रम से दूसरे क्रम, दूसरे क्रम से तीसरे क्रम, तीसरे क्रम से चौथे क्रम, ये बदलते रहता है। ये कहते हैं कि मानव, जानवर, पेड़, ये सारे जो है उसी के तहत आते हैं। मानव, जानवर, पेड़, ये सभी जो है उसी के तहत आते हैं, ये सब बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बट इनके में समय समय पे जो है वो बदलाव होता रहता है। वो बदलाव कैसे होता है, मानव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल जाता है, थोड़ा बदलता कैसे है, तो बदलने का कारण क्या है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां, उसमें जो थोड़ा बहुत बदलाव दिखाई पड़ता है वो वहां की भौगोलिक परिस्थितियां है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही जो है वो बदलते रहते हैं। ऐसे ही उसकी प्रजातियां जो बदल जाती है, ढेर सारी प्रजातियां फैल जाती है, अलग अलग रूपों में, प्रजातियां फैल जाती है। उस प्रजातियों को फैलने का कारण क्या है कि वह भौगोलिक परिस्थितियां, ये जो है वह बाद में यह कहते हैं। इसी वजह से एक जाति के पौधे कई प्रजातियां बन जाती हैं, यानी उसमें एक ही जाति का, अब एक ही जाति का जो एक जाति का है, एक जाति का कोई मटर का दाना है,
मटर का दाना है, जैसे अगली पीढ़ी में आया तो कुछ और बना, फिर उसके बाद उसकी पीढ़ी में आया तो कुछ और बना, उसकी पीढ़ी में गया तो कुछ और बना, उसकी पीढ़ी में आया तो कुछ और बना, तो ऐसे अब इस पीढ़ी में आया तो कुछ और बना। अब इसी की प्रजातियां जो है अलग अलग रूपों में बदल जाती हैं, फैल जाती हैं। तो जैसे वो बदल जाता है उसके गुण जो है वह अलग अलग रूपों में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जो है वह बदल जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह मानव के पूर्वज पहले बंदर हुआ करते थे, लेकिन कुछ बंदर अलग अलग तरह के रहने लगे और धीरे धीरे जरूरतों के अनुसार उनमें बदलाव शुरू हो गया। यानी जो मानव थे, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मानव था, मानव के पूर्वज कैसे थे, बंदर हुआ करते थे। यानी मानव मानव बंदर के समान रहते थे। तो बंदर के समान रहते थे, तो बंदर के समान रहते थे, जैसे जैसे या पीढ़ी बदलती गई, तो जैसे जैसे बंदरों का कैपेसिटी, खान पान, रहन सहन हुआ, वैसे वैसे जो है इनके अंदर में क्रमिक रूप से बदलाव होता गया। यानी या दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में फिर यह बदलाव होता गया। उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके उठन बैठन, जैसी बंदरों की प्रजाति थी उस बंदरों की प्रजाति से जो है वह होने लगा। और उनमें आए बदलाव आगे की पीढ़ी में दिखने लगे, जो वक्त के साथ बदली, और इसी क्रमिक ऐसे ही क्रमिक विकास जो है वह होता गया। तो पहले बंदरों की पूंछें होती थी, बंदरों की पूंछों का जो उपयोग नहीं हुआ, अब जैसे हम ही लोग हैं, हमें पूंछों का उपयोग नहीं हो रहा, हम बैठने लगे, हम चलने लगे, तो हमारा जो है वह वैसे ही बदलाव होते गया। तो पहले हम क्या करते थे, रेंग करके चलते थे। बंदर कैसे करते थे, रेंग करके उछल करके चलते थे, तो फिर कुछ जो है ऐसे चलने लगे, फिर कुछ ऐसे चलने लगे, फिर कुछ ऐसे चलने लगे। देख रहे हैं बंदरों की प्रजाति में ही चिंपैंजी जो है कितना होशियार है, और वह खड़ा होकर के भी चल सकता है। उसका असर, उसकी प्रजाति के लोगों ने अभी उतना बदलाव नहीं लाया, पर जैसे जैसे बदलाव होता गया वैसे वैसे मनुष्य जो है और स्ट्रांग होता गया। तो यह जो है इसी को कहते हैं क्या, क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है वह डार्विन ने दिया। वो कहते हैं कि जैसे मनुष्य में बंदर के रूप में थे और वह लगातार परिस्थितियों के, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो अपने आप को बदलते गए, तो उनके असर जो है उनकी पीढ़ी में दिखते गए, उनके असर उनकी पीढ़ी में दिखते गए। तो वह जो है उसी में मैंने कहा कि एक बार में, मैंने कल भी कहा हुआ था, किसी के व्यक्ति में उसके परिवर्तन कैसे दिखाई देते हैं। वो अचानक से कोई कहे कि हम ब्यूटी को बना ले तो ब्यूटी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके अंदर वो चीज ढालनी पड़ेगी, वो पूरा जीवन तक अगर उसी टेंडेंसी को, उसी प्रवृत्ति को अगर वो उसने ढाल लिया है, तो उसका असर उसकी आने वाली पीढ़ी में, अगर उसके तुरंत वाली पीढ़ी में नहीं दिख रहा है, तो किसी और पीढ़ी में वो दिखाई पड़ेगा, वहां से हो सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे आप किसी प्रवृत्ति के हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि क्या कोई आपके घर में कोई डायबिटिक था क्या, कोई कैंसर पीड़ित था क्या, तो ये कैंसर की पीड़ित जो है, कैंसर का लक्षण जो है आपकी पीढ़ी में नहीं तो हो सकता है किसी और दूसरी तीसरी पीढ़ी में वो दिखाई पड़े। यह कैंसर की पीड़िता अगर वो ज्यादा हो गया है, पीड़ित अगर बहुत बड़ा हो गया है, तो उसका और 2-3 पीढ़ियों में दिखाई सकता है। तो ऐसे ये कह रहे हैं क्या, यह क्रमिक सिद्धांत का विकास का जो सिद्धांत है वह डार्विन के अनुसार वह आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बदलते जाता है। यहां तक आपको समझ आ गया डार्विन का सिद्धांत। अब चलते हैं, बात करते हैं लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत हम इसी को एक कंपैरेटिव रूप में समझेंगे। लेमार्क क्या कहते हैं, थियरी ऑफ हेरिडिटी, लेमार्क थियरी ऑफ हेरिडिटी। लेमार्क्स थियरी ऑफ हेरिडिटी, लेमार्क थियरी ऑफ हेरिडिटी, यह क्या कहते हैं, लेमार्क को जिराफ का मतलब जिराफ के रूप में जानते हैं, इन्होंने जिराफ पर प्रयोग किया, इस पर ये कहते हैं, ये कहते हैं ये जीन बैप्टिस्टे डे लेमार्क इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1809 में इन्होंने जैव विकास के संबंध में कुछ लक्षण प्रस्तुत किए। जैव विकास के संबंध में कुछ लक्षण प्रस्तुत किए। वह लक्षण क्या थे, वह कहते हैं कि इन्होंने, और इन्हीं लक्षण के आधार पे इन्हें लैमार्कवाद भी कहा जाता है। इन्हें लैमार्कवाद भी कहा जाता है। इसी को लैमार्कवाद कहा जाता है। अब लैमार्कवाद में क्या है, ये कहते हैं इनके इस सिद्धांत में कुछ तथ्य आधारित है। तो पहला तथ्य है टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज इन साइज। पहला कहते हैं इनका जो सिद्धांत है, इस लैमार्कवाद का सिद्धांत जो है वो कहता है कि आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति,
आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। एक पहला आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव दो हो गया। और तीसरा क्या है, जो तीसरा सिद्धांत है वो कह रहे हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। डिसयूज ऑफ ऑर्गन यानी जिनका काम है उनको यूज करो, जिनका काम नहीं है उनको डिसयूज कर दो। यानी जैसे हमारे पास पूछों का काम हमको नहीं था तो पूछे क्या हो गई, वह धीरे धीरे जाती रही, वह चली गई, उनका काम खत्म हो गया। फिर क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उपार्जित लक्षणों की, उपार्जित लक्षणों, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आइए अब एक एक को जानते हैं। इसमें ये जो है, ये चार लैमार्कवाद में चार बातें बताई गई। लैमार्कवाद में चार बातें बताई गई कि पहला तो आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति बताई गई, दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव बताया गया, तीसरा यूज और एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बताया गया, और चौथा बताया गया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताया गया। अब आगे चलिए एक एक की बात करते हैं, एक एक में। तो जो पहला वाला है, पहला वाला कह रहे हैं आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, यानी वो अपने आकार को बढ़ा लेता है, अपने आकार को बढ़ा लेता है। तो इसमें जिराफ, एक इसका जो सिद्धांत है वो जिराफ है। इसका जो जिराफ जो है सबसे ज्यादा एग्जाम्पल माना जाता है जिराफ। जिराफ क्या करता है, जिराफ उसकी प्रजातियां वैसी होती थी, बट उनके समय में पेड़ जो है वो जिस भौगोलिक वातावरण में रह रहे थे, जहां पे रह रहे थे, वहां पे पेड़ बड़े लंबे लंबे होते थे। पेड़ बड़े लंबे लंबे होते थे तो उनको जो सिर ऐसे करना पड़ता था। सिर जब ऐसे करते थे तो ऐसे करके खाते थे, तो जो सिर उनका क्या होगा, बड़ा होने लगा। सिर उनका बड़ा होने लगा, तो सिर जब बड़ा होने लगा तो जो है इस तरह के होने लगे। ऐसे ही अभी हमारे यहाँ क्या, हमारे बंदर जो है वो कुश्ती खेलते थे, हमारे बंदर कुश्ती खेलते थे, हमारे बंदर क्रिकेट खेलते थे, हमारे बंदर ये करते थे। आजकल की प्रजाति, जो मनुष्य की प्रजाति, वो कितनी अलग अलग रूपों में बदल गई है, कितनी अलग अलग रूपों में बदल गई है। तो वह कैसे बदली है, वह जो है वह अपने आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति के आधार बदली है। पहले वही लोग बहुत दुबले पतले होते थे, देखो आजकल सबकी जो सिक्स पैक होने लगे हैं, सिक्स पैक होने लगे। वह सिक्स पैक कैसे बने हैं, तो आवश्यकता के आधार पे उन्होंने अपने आकार में वृद्धि कर लिया है। तो आकार में वृद्धि की जो है प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। लैमार्कवाद कहते हैं कि जैव का विकास जो है वह इन संबंधों पर विकास करता है कि वह अपने आकार की वृद्धि कर सकते हैं, वह अपने आकार में स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है वृद्धि वह कर सकते हैं, उसको घटा बढ़ा कर सकते हैं। वही कह रहा है वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव कैसे, प्रत्येक द्विधारी वातावरण में परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव उसकी रचना तथा स्वभाव पर भी पड़ता है। जैसे अब इसका बात करें तो वातावरण का सीधा प्रभाव, अब मानव तो वही है, मनुष्य तो वही है, उसके अंदर वही नाक, उसके कान, उसके आंख, उसका सिर, उसका ये, बट परिवर्तन कैसे हुआ। लोग कहते हैं कि यह भारतीय है, या इंडियन है, या चाइनीज है, या जो जापानीज है, या अमेरिकन है। ये कैसे कहते हैं, कैसे पहचान जाते हैं कि ये चाइनीज है, या जो इंडियन है, चाइनीज है, जापानीज है, या अमेरिकन है, कैसे पहचान जाते हैं, ये अफ्रीकन है या ऑस्ट्रेलियन है, कैसे पहचान जाते हैं, कैसे पहचान जाते हैं। वहां का जो वातावरण है उनकी प्रकृति पर, उन पर जो प्रभाव डालता है, तो प्रभाव डालता है, वहां की संरचना बदल जाती है। वहां की संरचना बदल जाती है तो ये वातावरण का प्रभाव जो वहां दिखने लगता है। तो ये जो है एक वातावरण का प्रभाव भी लैमार्कवाद के जरिए आया है। ये भी आपको जानना है कि कैसे पड़ता है, वहां के लोगों पर वो अलग कैसे हो जाते हैं, उनका जो है चपटा चपटा मुंह कैसे होता है, मुंह उभार जैसा कैसे हो जाता है। वो उभार और या चपटा वो होने का क्या कारण है, वह वातावरण का सीधा प्रभाव है, उसलिए वहां के लोग इस तरह से हो जाते हैं। वही बात करते हैं यूज एंड डिसयूज। यूज एंड डिसयूज का मतलब क्या है कि जिस चीज का, जिस अंग का काम है ज्यादा, तो वह अंग जो है वह मजबूत होने लगता है, और जिस अंग का जो काम नहीं होता है वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, वह घटने लगता है। जैसे हमारे पूछे, पहले बंदरों की पूछे, बंदरों से ये निकले हुए हैं, तो बंदरों की पूछे होती थी और हमारी पूछे जो है वह निकल गई है, वह चली गई है, चली गई है। तो ऐसे जो है बंदरों के, बट उनके लक्षण अभी है, ये नहीं कि पूछो के लक्षण वो चले गए, वो अभी भी है, तो दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वो भी जो है दिखाई पड़ता है। वही करते हैं, अब बात करते हैं उपार्जित लक्षणों की गति। तो उपार्जित लक्षणों की गति में क्या है, वह समय समय पर दिखाई पड़ता है। तो जो है वह जैसे उसका और भी कई सारे एग्जांपल्स है। जिराफ का भी एग्जांपल है कि जिराफ के जो है वह गर्दन को ऊंचा करके लेकर के कर सकते हैं। तो एक जिराफ का एग्जांपल वहां भी उपार्जित लक्षणों की वंशागति के रूप में भी ले सकते हैं। जिराफ का एग्जांपल एक यहाँ भी आता है, जिराफ का एग्जांपल एक यहाँ भी आता है कि यहाँ पे क्या है, वो जानवर क्या है, वहां से वह लक्षण लेके आता है कि गर्दन को ऊंचा कर लिया।
गर्दन ऊंचा कर लिया तो गर्दन ऊंचा होने लगी, तो ऊंचा होकर के वो ऊंचे से करने लगा। एक और दूसरा दूसरा जो है कोई बहुत अच्छा जंप लगा लेता है, तो कोई बहुत अच्छा जंप लगा लेता है, बहुत अच्छा जंप लगाने की जो प्रवृत्ति है वो उसके अंदर से आ रही है। कोई जो है बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से बिल्ली है, बिल्कुल देखे रहती है झपट्टा मारती है, तो ऐसे जो है झपट्टा मारने का भी वह गुण जो है दिखने लगता है। ऐसे संज्ञान को वृद्धि करने का काम, ऐसे ढेर सारे जो लक्षण है वो लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो वह उपार्जित लक्षण कहां से आते हैं, उसके जीन में से आते हैं, वहां से उन लक्षणों को ले लेते हैं और वैसे ही एक्ट रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये जो है इस रूप में आकार में वृद्धि प्रवृत्ति के रूप में, वातावरण में सीधा प्रवाह के रूप में, यूज एंड डिसयूज के रूप में, और उपार्जित लक्षणों की गति के रूप में जो है यह लक्षण इतने दिखाई पड़ते हैं लैमार्कवाद के अनुसार। लैमार्कवाद के अनुसार ये चार बातें यहाँ पे आपको मैंने बताई। चलिए, अगर आपने लिख लिया हो, कर लिया हो, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां से बात आती है कुछ वंशानुक्रम के नियम है। ये 3 नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नियम की बात करेंगे, 3 नियम महत्वपूर्ण है। अगर ये हो गया हो तो हम आगे चलें। आपने कर लिया तो मैसेज करिए। अगर आपने कर लिया, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो लैमार्कवाद हो गया, डार्विन हो गया, और जो है वो विसरमैन हो गया, इन सभी की बात हमने कर ली। अब जो है यहाँ पे जो सिद्धांत थे, सिद्धांत यहाँ पे खत्म होते हैं। अब बात करते हैं नियम की, वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से? वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के नियम है 3 नियम है। पहला नियम है जो है समानता का नियम, समानता का नियम। जो दूसरा नियम है वह है विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम। और तीसरा जो नियम है वो प्रत्यागमन का नियम है, प्रत्यागमन का नियम। और प्रत्यागमन का यह समानता मतलब क्या कि सिमिलरिटी, और दूसरा जो है वह वरायंस, यानी वह बदल जाएगा, कुछ अलग अलग वरायंस हो जाएगा उसमें, और जो है रिग्रेशन, उसके अंदर में प्रत्यागमन दिखेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा। चलिए एक एक की बात करते हैं। ये तीनों क्या है, तीनों की बात करते हैं एक एक की। जो समानता का नियम है, समानता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार समान 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 को ही जन्म देता है, यानी जो 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 वस्तु है वो वस्तु को ही जन्म देता है। यानी अगर कोई जो मानव है तो मानव क्या करेगा, मानव को ही जन्म देगा। अगर कोई जो है गाय है तो गाय को ही जन्म देगी। तो यह जो है वैसा दिखाई पड़ता है। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बुद्धिमान है, अगर कोई बुद्धिमान है, मानव में कोई बुद्धिमान है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे, वो बुद्धिमान ही होंगे, वो बुद्धिमान ही होंगे। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसका बच्चा जो है कैसा होगा, बुद्धिमान होगा। जैसे गाय का बच्चा गाय होता है, मानव का बच्चा मानव होता है। अब उसमें भी मानव के बच्चे में अगर कोई बुद्धिमान मानव का बच्चा है तो वो बुद्धिमान ही होगा। अगर कोई डेफ है तो उसका बच्चा भी, अगर दोनों डेफ है तो उसका बच्चा भी क्या होगा, डेफ होगा। ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो है वैसा दिखाई पड़ता है। इसे कहते हैं क्या, इसी को वंशानुक्रम का समानता का नियम कहते हैं। इसी को वंशानुक्रम का समानता का नियम कहते हैं। बुद्धिमान बच्चे के माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होने की संभावना ज्यादा होती है, और सामान्य, वही कोई अगर सामान्य है, ये बुद्धिमान हो गया, अगर वही कोई सामान्य है तो सामान्य होने के कंडीशन पे, सामान्य है तो उसका बच्चा कैसा होगा, सामान्य होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि समानता का जब वो उसका असर जो होता है, जीन का असर जो होता है, क्रोमोसोम्स का और जीन का जो असर होता है वो किस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है कि गाय जैसे गाय है तो गाय का होगा, मानव है तो मानव का होगा, डेफ है तो डेफ का होगा। यानी वो वैसा ही उसके अंदर में उसकी पीढ़ी जो है रूपांतरित होती है। अगर सामान्य कोई व्यक्ति है, सामान्य जनरल आईक्यू का, तो सामान्य आईक्यू वाला बच्चे का जो लड़का होगा वो सामान्य ऐसे ही निकलेगा। बुद्धिमान वाला होगा तो बुद्धिमान के जैसा ही निकलेगा। अब यहाँ पे एक बात की जा रही है, यदि माता पिता कद में छोटे होंगे तो उनकी संतान भी कद में छोटी होगी। अगर काले रंग में काला या सांवला होगा तो वैसे उनके बच्चों में भी वह वैसा ही नियम दिखाई पड़ेगा, वह वैसा ही नियम दिखाई पड़ेगा। और कभी कभी यह देखा गया है कि सुंदर माता पिता के बच्चे सुंदर नहीं होते, तथा कुरूप माता पिता के बच्चे कुरूप नहीं होते। या कभी कभी देखा गया है, यह आता है कहां पे, यह विभिन्नता में आता है। यानी यह एक समानता दिखती है, वहीं जब असमानता दिखती है कि यानी बुद्धिमान बच्चे के माता पिता बुद्धिमान नहीं है, तो वो कहां आता है, फिर वह विभिन्नता में आता है। वो विभिन्नता में चलने आने लगते हैं, वो वरायंस दिखने लगता है। यहां तक हो गया समानता का नियम, यानी वह समान जैसा ही दिखेगा। अब बात करते हैं क्या, हम अब बात करते हैं जो है वरायंस का, विभिन्नता का नियम। यहां तक हो गया समानता का नियम, यह समानता का नियम। अब विभिन्नता के नियम को देखते हैं। विभिन्नता का नियम क्या कहती है,
विभिन्नता का नियम कहती है कि यह नियम समानता के सूत्र का एक पूरक है, जो कहता है कि बच्चे पूर्ण रूप में अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। यहाँ पे बच्चे जो है पूरी तरह से अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, पूरी तरह से माता पिता के समान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हो सकता है कि उनका जो ग्राफ है वह ग्राफ जो है यहाँ पे ऐसा रहा हो मम्मी पापा का, तो यहाँ पे ये ऐसा ना जाकर के ऐसा हो गया हो, यानी वह इस तरह से यहाँ तक असर आया हो फिर वो झुका हो गया हो, तो पूरा तरह से जो है वह बच्चे के अंदर में वह उसके लक्षण आए ना हो। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे अल्प बुद्धि भी हो सकते हैं, यानी अब यहाँ पे पूरी तरह से उसके लक्षण ना आए तो क्या है, बुद्धिमान बच्चे के माता पिता, यहाँ पे बुद्धिमान बच्चे के माता पिता थे तो बच्चा उसका मतलब बुद्धिमान माता पिता बुद्धिमान है तो उसके बच्चे भी बुद्धिमान ही हुए। यहाँ पे अगर बुद्धिमान माता पिता है तो बच्चा जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान ही हो, वह जो है अल्प बुद्धि का हो सकता है, अल्प बुद्धि का हो सकता है। तो यही क्या कहलाता है, यह विभिन्नता का नियम कहलाता है। यह संभावना है कि माता पिता के बच्चे अल्प बुद्धि के हो जाए, अल्प बुद्धि के हो जाए तो वह सिद्धांत किस पर आता है, वह कहता है किस पर, कि वह विभिन्नता के नियम पर कहता है। विभिन्नता के इसी कारण माता पिता के उत्पादक कोषों गुणसूत्रों का भिन्न भिन्न संयोगों के संयुक्त का होना है, यानी यह अलग कैसे हो जाते हैं, या बुद्धिमान बच्चे का अल्प बुद्धि वाला बच्चा कैसे होता है, तो वह जो 23 गुण है, या अब इसका कारण बताना है आपको, इसका कारण बताना है कि कारण होता क्यों है। तो कार्य बताना है कि बुद्धिमान बच्चे का अल्प बुद्धि बच्चा क्यों होता है। ये जो 23 गुणसूत्र हैं, इस 23 गुणसूत्र में से एक अगर गुणसूत्र निकाल दो तो 22 बच रहे हैं। एक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो माता और पिता का अलग अलग बॉय और गर्ल को जेंडर को डिफाइन करते हैं। एक जो है एक माता के और एक पिता के जेंडर को डिफाइन करते हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए तो 22 गुणसूत्र यहाँ पे और 22 गुणसूत्र यहाँ पे, यह जो है इसमें 22, 1 से लेकर के 22, 1 से लेकर के 22, इसमें अलग अलग प्रकार के जीन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के जीनों में जिनकी वैरायटी ज्यादा होगी, जिन जीनों की वैरायटी ज्यादा होगी, वह जीन की वैरायटी क्या, अगर ये सारे जीन अल्प बुद्धि वाले आ रहे हैं, अगर ये सारे बच्चे ये सारे जीन जो अल्प बुद्धि वाले आ रहे हैं, तो बच्चे की संभावना क्या होगी, अल्प बुद्धि होने की संभावना होगी। अगर ये जीन मतलब पुराने वाले से जो हमने बताया 7 बुद्धि जो आ रहे हैं उनमें से वह अगर ये अल्प बुद्धि के आ रहे हैं तो बच्चा अल्प बुद्धि हो सकता है, वह रेयर है। वैसे अधिक माता पिता अगर दोनों बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि हाफ हमने आपको समझाया था, हमको समझाया था कि आधे गुण जो है मम्मी पापा के उसमें आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बुद्धिमान हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है कि 22 के जो गुणसूत्र है, 22 मम्मी के और 22 पापा के, उसमें से कुछ गुणसूत्र जो है अल्प बुद्धि वाले होंगे, इसलिए जो है बच्चा अल्प बुद्धि का पैदा हुआ। तो इस कारण जो है यह क्या है, विभिन्नता दिखाई पड़ती है, विभिन्नता जो है वह दिखाई पड़ती है गुणसूत्रों के कारण, गुणसूत्रों के कारण। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, विभिन्नता का नियम हो गया। अब बात करते हैं जो तीसरा नियम है वो प्रत्यागमन का नियम है। प्रत्यागमन के नियम में क्या कहा जा रहा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोरेंस ने किया था। किसने किया था, तो सोरेंस ने, इसका जो प्रतिपादन है वह सोरेंस ने किया था, ये याद रखिएगा। सोरेंस ने प्रत्यागमन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह सोरेंस ने किया हुआ था, और फिर इसी को सोरेंस ने किया तो आगे जाकर के इसको मेंडल ने अपना लिया, मेंडल ने इसको एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसको अपना लिया। आगे सोरेंस इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली वाले माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति को ही प्रत्यागमन कहते हैं। यानी यहां कह रहा है कि अगर कोई तीव्र बुद्धि वाले माता पिता हैं, तीव्र बुद्धि वाले माता पिता हैं, तो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान जो है वो प्रतिभाशाली हो रही है, प्रतिभाशाली। तीव्र बुद्धि वाले बच्चों की जो प्रतिभाशाली बच्चे पैदा हो रहे हैं, और मतलब बच्चे के का तीव्र बुद्धि वाली और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली होना। अब यहाँ पे अगर कोई प्रतिभाशाली है यहाँ पे, और प्रतिभाशाली है, इसके बच्चे कम प्रतिभाशाली हो रहे हैं,
तो इसी को कहते हैं क्या, प्रत्यागमन, यानी वह बढ़ाव और चढ़ाव, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि शुरू में तो क्या हुआ, शुरू में चढ़ा यानी चढ़ा, इसका प्रत्यागमन का मतलब होता है क्या, शुरू में बढ़त की तरफ जाना, शुरू में बढ़त की तरफ जाना और फिर क्या होना, घटत की तरफ आना, घटत की तरफ आना। शुरू में बढ़त की तरफ जाना, बढ़त की तरफ मतलब क्या, यहाँ पे तीव्र बुद्धि, यहाँ पे हाई आईक्यू, हाई आईक्यू वाले बच्चे का जो बच्चा पैदा हुआ वह भी क्या हुआ, हाई आईक्यू वाला हुआ, हाई आईक्यू वाला। बट अब इसका बच्चा जो है वो जाकर के लो आईक्यू वाला बन गया, लो आईक्यू वाला बन गया। अब यह क्या हुआ, यहां से तो बढ़त हुई, अब यहाँ घटत हुई, तो इसी को कहते हैं क्या, रिग्रेशन। यानी तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली हुए, यानी यह वाला बच्चे का जो माता पिता है, इसका बच्चा जो हुआ, जो प्रतिभाशाली हुआ, अब इसका जो बच्चा पैदा हुआ, यानी इसका बच्चा पैदा हुआ वो कम प्रतिभाशाली हुआ, इसी को कहते हैं क्या, रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। यानी पहले बढ़त की तरफ गया फिर घटत की तरफ गया, तो ऐसे बढ़त से घटत की तरफ गया, उसे कहते हैं क्या, रिग्रेशन। आपको समझ आ गया होगा। सर कभी कभी माता पिता के बुद्धिमान नहीं होने पर भी बच्चा बुद्धिमान होता है। हाँ सही बात है, ये रिग्रेशन में आया, ये रिग्रेशन में आया कि माता पिता बुद्धिमान नहीं है, तो हो सकता है उसके कोई पूर्वज बुद्धिमान रहे हो, उसके लक्षण जो उसके में दिखाई पड़ रहे हैं, उसके लक्षण उसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, इस वजह से जो है बच्चा बुद्धिमान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिग्रेशन भी वह काम आ सकता है कि बुद्धिमान है तो कम हो सकता है, या कम था तो उसका बुद्धिमान होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिग्रेशन। ये तीन नियम है, एक है समानता का नियम, दूसरा विभिन्नता का नियम और तीसरा प्रत्यागमन का नियम है। ये तीनों नियम हमारे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे क्लासरूम में समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों महत्वपूर्ण है। कि जो समानता का नियम वो कह रहा है कि समान बच्चे जो समान है, बुद्धिमान का बच्चा बुद्धिमान होगा, डल का बच्चा डल होगा, कमजोर का बच्चा कमजोर होगा, कम कद वाले बच्चे का बच्चा कम कद का होगा, डेफ बच्चे का बच्चा डेफ का बच्चा डेफ होगा। वैसे ही विभिन्नता में कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धिमान बच्चे का अल्प बुद्धि बच्चा हो सकता है, अल्प बुद्धि बच्चा हो सकता है, जो बहुत ही अल्प बुद्धि है उसका बच्चा बुद्धिमान हो सकता है। उसके पीछे कारण क्या है, यानी दोनों हो सकता है, ये विभिन्नता हो सकती है, अल्प बुद्धि का बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धिमान का अल्प बुद्धि हो सकता है। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे के उसके जो जीन है, उसके अंदर जो गुणसूत्र आए हुए हैं, वह गुणसूत्र उसके कारण है। वही तीसरी बात में प्रत्यागमन की बात कही गई, तो प्रत्यागमन में क्या बात कही गई कि जो तीव्र है यहाँ पे, या पहली कंडीशन, यहाँ पे या पहली कंडीशन या पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, यानी इसका जो ट्रांसफर है यहाँ पे हुआ, और जो इसका ट्रांसफर है, इसका ट्रांसफर यहाँ, यानी ये इसका ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, ये इसका ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, यानी पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, और यह दूसरी पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी, जब ये इस तरह से बदलाव हो रहा है, यानी एक तरफ बढ़त हो रही है, दूसरी तरफ घटत हो रही है, तो घटत हो रही है, इसे कहेंगे क्या, रिग्रेशन कहेंगे। आगे समझ में, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे चले। अब हमने इसको तो एक चार्ट में बता दिया, आप ये इस चार्ट इसको लिखे रहिए। यहाँ पे मैंने इनको जो है बिल्कुल जो है कंपैरेटिव रूप में इसको समझाया है। अब मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव रूप में जो सिद्धांत है उसको मैं समझा दूं। ओके, जो अब सिद्धांत है, सिद्धांतों को मैं कंपैरेटिव रूप में समझाने जा रहा हूँ, ये अगर आपको समझ आ गया हो तो। और ये सारे नियम कहीं ना कहीं जो विस्मैन है, जो डार्विन है, जो लेविन है, जो मेंडल है, उनके ही आधार पे कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ते हैं। चलिए छो को लेते हैं हम, छो को हम एक चार्ट में समझाते हैं आपको, छो विधियों को एक चार्ट में लेते हैं। छो को यहां पे है, पहला कौन है, विस्मैन, दूसरा कौन है, पहला विस्मैन हो गया, यानी विस्मैन हो गया। विस्मैन ने किस पर अध्ययन किया, विस्मैन ने चूहों पर अध्ययन किया, चूहों पर अध्ययन किया। ये कह रहे हैं कि चूहों की पूंछ काट दो तो फिर भी कोई अंतर नहीं होता है, कुछ अंतर नहीं होता है। इसके जो गुण हैं, जो बीजकोष हैं, वो बीजकोष क्या होते हैं, एक संस्थापक के रूप में होते हैं, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलते रहते हैं, वही उन्हीं के रूप में वो चलते रहते हैं। यानी विस्मैन ने चूहों पर एक अध्ययन किया, वो कहते हैं कि पूंछ काट दो, फिर भी पूंछ काटने के बाद भी वह वैसे के वैसे दिखते हैं जैसे उनके पूर्वज थे। वो पूर्वजों के आधार पे ही जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता। तो एक सिद्धांत मैंने यहां बता दिया, ये खत्म हो गया। चलिए दूसरी बात थी,
दूसरे में क्या अध्ययन किया? गाल्टन ने अध्ययन किया। दूसरे में गाल्टन ने अध्ययन किया। दूसरा वाला जो सिद्धांत था गाल्टन का था। गाल्टन क्या कहते हैं? गाल्टन ये कहते हैं कि गाल्टन का जो सिद्धांत था वह कहते हैं आधा जो है पेरेंट का, फिर उसके बाद 1/4 जो है उनके ग्रैंड पेरेंट का, प्लस 1/4 प्लस जो है 1/8 1:8, या जो है उसके बाद का ग्रेट ग्रैंड पेरेंट परदादा का, फिर उसके बाद प्लस 1/16 प्लस 1/32, ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। यानी उनके जो अंदर है, उनके जो संयुक्त कोष है, संयुक्त रूप से वह किस तरह से बने होते हैं? तो आधा पेरेंट्स का होता है, आधा जो है ग्रैंड पेरेंट का होता है, उसका आधा जो है वो ग्रैंड पेरेंट, उसके ग्रैंड पेरेंट का होता है, उसका आधा जो है उसके ग्रैंड पेरेंट का होता है। तो इस तरह से जो है गाल्टन ने सिद्धांत इसको दिया। ये हमने गाल्टन के बारे में जान लिया। फिर उसके बाद मेंडल कहते हैं। मेंडल क्या कहते हैं? मेंडल की परिभाषा में मेंडल ने जो है मटर के दानों पर मटर पर अध्ययन किया। मेंडल, तीसरी वाली मेंडल क्या है? मटर पर अध्ययन करते हैं। यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिड बनाओ, हाइब्रिड बनाओ, संकर करो एक टाल का और एक शॉर्ट का। टाल का और शॉर्ट का जब करोगे तो टाल का और शॉर्ट का करने के बाद जो पहली पीढ़ी होगी वो टॉल होगी, टॉल होगी, तो इसे कहेंगे क्या? प्रभावकारिता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। यानी जहां जहां पे टॉल हुए पहली पीढ़ी में टॉल हुए, तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जब दूसरी पीढ़ी में जब आए, तो दूसरी पीढ़ी तक आते यह टॉल एक शॉर्ट हो गया, अभी भी प्रभावकारिता का ही नियम आ रहा है। जब तीसरी पीढ़ी में आए तो टॉल से जो निकले वह टॉल से टॉल हुए, और यहां से जो शॉर्ट से निकले तो शॉर्ट से क्या हो गए? शॉर्ट हो गए। अब यह क्या होगा? यह जो है इसको कहेंगे सेग्रीगेशन, पृथकता, सेग्रीगेशन यानी पृथकता का नियम, पृथकता का नियम। तो यहाँ पे एक नियम उन्होंने प्रभावकारिता का दिया, एक नियम तो प्रभावकारिता का दिया, और जो दूसरा नियम है वह सेग्रीगेशन का दिया। कैसे? किस आधार पे? तो जो पृथक हो रहे हैं अलग जाकर के, दूसरे पृथकता का दिया, और जिनका प्रभाव हो रहा है उसे जो है वो डोमिनेंट का प्रभाव जो है वो प्रभावकारिता का नियम दिया। उसके बाद जो है मेंडल का प्रयोग हो गया। मेंडल के प्रयोग के बाद जो है हमने आगे जाकर के जो पढ़ा वो पढ़ा डार्विन का पढ़ा। जो तीसरा था 3 हो गया, उसके बाद चौथे पे डार्विन पे आ गए। डार्विन क्या करते हैं? डार्विन जी कहते हैं कि इसमें डार्विन जी का मानना था कि वह एक जैसे ही संबंधित होते हैं, उनकी जो स्थिति है वह एक जैसी ही होती है। यानी जैसे बंदर हुआ करते थे वैसे ही जो है वह उनके अंदर भी वो दिखाई होगा, बट यहाँ पे क्रमिक विकास होता है। बंदर के जैसा ही बंदर, यानी एक प्रजाति की जैसा ही एक प्रजाति, बट उसमें बदलाव कैसा होता है? वह क्रमिक बदलाव होता है। क्रमिक बदलाव या विकास जो है वह डार्विनवाद कहता है कि वह जैसे जैसे आगे पीढ़ी बदलती जाती है वैसे वैसे उनके वातावरण के जरिए, उनकी भौगोलिक परिस्थिति के जरिए जो है वह उनकी आवश्यकताओं के जरिए उनमें बदलाव आता जाता है। तो यहाँ पे विकास, यहाँ पे जो प्रभाव किसका है, यहाँ पे ज्यादा प्रभाव किसका है? वह भौगोलिक परिस्थिति का। डार्विन कहते हैं भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनके अंदर में क्रमिक बदलाव आता है। बंदर के जैसा बंदर ही होता है, बट जैसे जैसे बंदर आगे जाते हैं तो बंदर जो है आगे जाकर के क्या होते हैं? मानव का रूप ले लेते हैं। अब मानव जो है अलग अलग जाकर के आगे का रूप ले लेते हैं। बंदर पहले मानव जो पहले बंदर के जैसे होते थे, बट वह जाकर के मानव का रूप ले लिए, तो ऐसे ही वह उनमें बदलाव होता गया और कई सारी प्रजातियां उनकी बन गई। आगे चलते हैं, ये हो गया। इसके बाद जो है वो अगली थ्योरी थी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क का सिद्धांत।
तो लेमार्क का सिद्धांत, लेमार्क क्या कहते हैं, तो लेमार्क जी जो है वह कहते हैं कि इसमें उन्होंने चार बातें बताई। लेमार्क जी ने चार बातें बताई। लेमार्क की चार बातें क्या थी, तो पहली बात तो ये कहते हैं क्या कि साइज में इंक्रीज होना, यानी उसके आकार में वृद्धि होना, पहला आकार में वृद्धि होना। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि जो है वातावरण का प्रभाव होना, जैसा वातावरण होगा वैसा जो है बदल जाएगा, वातावरण का प्रभाव हो गया। और तीसरी में उन्होंने कहा कि ऑर्गन का, यानी जो अंग है, अंग का इस्तेमाल, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और जो चौथी बात आई थी, वो चौथी बात क्या आई थी, चौथी बात में कहा कि वही जो टेंडेंसी है, वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह टेंडेंसी वह पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है, यानी प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक्वायर करी जाती है। ग्रहण की जाती है। ये जो चार नियम जो है यहाँ पे इन्होंने दिए। तो अब चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। तो पहली बार में विसरमैन कहते हैं चूहों पर उन्होंने अध्ययन किया और कहते हैं एक ही बीज कोष जो है वह समान लगातार चलते रहता है। गाल्टन कहते हैं कि आधा पेरेंट्स का आधा ग्रैंड पेरेंट का ये जो है उसी तरह से चलते रहता है। फिर जो है मेंडल जी कहते हैं कि मटर के दाने पर इन्होंने दो सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत जो प्रभावकारिता का डोमिनेंस का नियम और दूसरा जो है सेग्रीगेशन का नियम। तीसरे में डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन ने कहा कि डार्विन कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव, भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा पड़ता है। तो भौगोलिक परिस्थिति के प्रभाव के कारण उनमें क्रमिक बदलाव होता रहता है, ऐसी प्रजातियां अलग अलग प्रकार की बदल जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे पहले बंदर था तो मानव बन गए और मानव से भी अलग अलग प्रकार के मानव बन गए, ये उसका असर होता है। वही जो है लेमार्क जो है लेमार्क क्या कहते हैं, लेमार्क ने कहा कि सब कुछ बात सही है, अब इसमें जो है मुख्यतः चार बातें देखी जाती हैं। जैव विकास के लक्षणों को देखा जाता है, तो आकार में वृद्धि होती है, लगातार जैसे उसकी जरूरत होती है उसे वो अपने आकार में वृद्धि करता है, घटाता है, बढ़ाता है। वातावरण का प्रभाव होता है कि वातावरण में जिस वातावरण में रह रहा है उसी वातावरण के अनुसार उसका सकल हाव भाव सब कुछ बदल जाता है। वातावरण का भी प्रभाव होता है। जो ऑर्गन का काम लगता है तो उसका उस ऑर्गन जो है बढ़त होने लगती है, और जिस ऑर्गन का काम नहीं होता वह धीरे धीरे घटने लगता है। वैसे ही प्रवृत्ति के बारे में बताया कि प्रवृत्ति जैसी उसके अंदर में होती है, वह खूंखार प्रवृत्ति का या अच्छी प्रवृत्ति का या बुद्धिमान प्रवृत्ति का, ये सारी प्रवृत्तियां जो है उसके अंदर में दिखने लगती है। तो ऐसे ही मैंने आपके सामने ये जो है सिद्धांत, कुछ सिद्धांत बताए, वंशानुक्रम के सिद्धांत जो है 5, विसरमैन के अनुसार, गाल्टन के अनुसार, मेंडल के अनुसार, डार्विन के अनुसार और लेमार्क के अनुसार। वैसे ही फिर मैंने 3 नियम आपके सामने प्रस्तुत किए। तो 3 नियम और 2 नियम यहाँ पे हैं, इनके नियम, ये 2 नियम तो अलग ही आते हैं, ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, और वो जो 3 नियम है वो लर्निंग के आधार पर पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया, होप आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। चलिए, तो अब यहाँ तक हमारा जो है ये काम खत्म होता है। अब हम आगे जो है, यहाँ हमने सिद्धांत पूरा ले लिया, अब सिद्धांत खत्म होता है। अब यहाँ से जो है हम आपके सामने कुछ जो है ट्रेट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ ट्रेट्स हैं, उन ट्रेट्स के आधार पे ये अगर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। कुछ ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स मैं यहाँ लिख देता हूं। कुछ ट्रेट्स मतलब क्या, कुछ विशेषक जो है वो अभी देखने को मिलते हैं। कुछ विशेषक क्या है, विशेषक जो है वो 3 है, 4 है, विशेषक 4 है। 4 विशेषक है। 4 विशेषक में क्या कि एक तो संरचना का, व्यक्ति की जैसी संरचना होती है, जैसा, यानी ये वाला ये जो जैसी संरचना है वैसी संरचना जो है यहाँ पे दिखाई देने लगती है। तो संरचना विशेषक, इसे कहते हैं संरचना विशेषक। और दूसरे में कहते हैं क्रियात्मक विशेषक, यानी जैसा कार्य करता है। तो जैसा कार्य करता है यहाँ पे कहा मैंने देखा हुआ था कार्य को, यहाँ पे क्रमिक में, और यहाँ पे भी देखा हुआ था हमने कि जैसा वातावरण का प्रभाव हो रहा है और जैसा यूज और डिसयूज हो रहा है, तो जैसा काम में आएगा वैसा उसका यूज होगा, जैसा काम में नहीं आएगा वैसा यूज नहीं होगा। तो क्रियात्मक विशेषक एक दिखाई पड़ता है। और जो है एक अगला विशेषक है वो मानसिक विशेषक, यानी उसकी प्रवृत्ति कैसी है, मानसिक विशेषक के रूप में दिखाई पड़ता है। और जो लास्ट है वह कहता है असाधारण विशेषक, असाधारण विशेषक। वह कभी देखने को नहीं मिला फिर भी देख रहा है। जैसे कभी कभी कोई बच्चा, कोई किसी माँ बाप के बच्चे जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके के पैदा हो जाते हैं,
यानी उसके हाथ जो है अलग निकले होते हैं, पैर अलग निकले होते हैं, या वो कुछ अलग तरीके का निकलता है, तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल विशेषक। तो एक एबनॉर्मल विशेषक है, एक मानसिक विशेषक है, एक क्रियात्मक विशेषक है, एक संरचनात्मक विशेषक है। यह वंशानुक्रम के कुछ विशेषक है, ट्रेट्स हैं। इन्हीं ट्रेट्स के आधार पे भी कुछ जो है लक्षण की संरचना कही जाती है, बात करी जाती है। तो मैंने आपके सामने जो है ये 5 प्रकार के सिद्धांत, 3 प्रकार के नियम और 4 प्रकार के विशेषक की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करी है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम यहाँ से आपके कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न लेते हैं आपके सामने, प्रश्न